सो फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट रिवीजन लेक्चर में हमने चैप्टर 1 ये वाला क्वेश्चन चैप्टर किया था, ये वाला चैप्टर किया था, ये वाला चैप्टर किया था, ये वाला चैप्टर कर लिया था और ये वाला चैप्टर कर लिया था। अब आज मोमेंटम, प्रेशर, डिफॉर्मेशन, वर्क एनर्जी, पावर, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, काइनेटिक मॉडल, और थर्मल थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज। ओके, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये सब चीजें कर लें हम आज। एक मिनट रुको। ओके, आई गेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स ट्राई एंड गो थ्रू द चैप्टर्स जो हमारे टारगेट पे हैं आज, और उनके जो एसेंशियल क्वेश्चंस हैं एक दो सबके कर लेंगे ताकि रिवाइज भी होता रहे कुछ। तो मोमेंटम से स्टार्ट करना है। मोमेंटम जो है उसको आप डिफाइन कैसे करते हो? प्रोडक्ट एज एन मल्टीप्लाई करना है किस चीज को? मास को और वेलोसिटी को। मास का यूनिट है केजी और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर्स पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हुआ? केजी मीटर्स पर सेकंड। इसका एक और भी यूनिट है जिसे हम न्यूटन सेकंड कहते हैं, वो इम्पल्स से आया है, क्योंकि इम्पल्स भी चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर ही होता है, तो दोनों का सेम यूनिट होता है। मोमेंटम और इम्पल्स का यूनिट सेम होता है। अभी देखते हैं। मोमेंटम को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यू हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन व्हेन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मोमेंटम्स। इम्पल्स किस चीज को कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं जब एक फोर्स लग रही हो किसी बॉडी पे, और वो फोर्स जितने टाइम के लिए लग रही हो उन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करें। फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करें। अज्यूम कर लेंगे फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, फोर्स चेंज नहीं हो रही। मतलब 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है 2 सेकंड के लिए, तो थ्रू आउट द 2 सेकंड्स 5 न्यूटन की फोर्स है। तो फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करने से इम्पल्स आता है। फोर्स होती है न्यूटन में, टाइम होता है सेकंड्स में, तो इम्पल्स होता है न्यूटन सेकंड्स में। इम्पल्स के बारे में इस चैप्टर का बहुत की पॉइंट जो है ना वो ये है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, कि आपने पढ़ लिया मोमेंटम क्या होता है, आपने पढ़ लिया इम्पल्स क्या होता है, लेकिन अब इस बात को याद रखो कि इम्पल्स किसी बॉडी का उसके चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है।
तो अगर आप एक बॉडी का इम्पल्स निकाल रहे हो, मतलब फोर्स उस पर जो लग रही है और जो जितने टाइम के लिए फोर्स लग रही है वो लेफ्ट साइड पे रखा, और उस बॉडी का जो मोमेंटम है फाइनल वाला और जो मोमेंटम है इनिशियल वाला, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो राइट साइड पे क्या निकाल लिया, चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको इक्वेट कर सकते हैं किस चीज से, उसको आप इक्वेट कर सकते हैं किस चीज से, आप इक्वेट कर सकते हैं इम्पल्स के, इम्पल्स से, ठीक है। सो इम्पल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम को आप इक्वेट करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के एक अलग टाइप के जो क्वेश्चंस, अलग टाइप के तो क्वेश्चंस नहीं है बट एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट और है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है ना, जब दो बॉडीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, लाइक इन अ कोलिजन और इन एन एक्सप्लोजन और व्हाटएवर, द टू बॉडीज आर कमिंग टुगेदर और दे आर मूविंग अपार्ट, होता ये कि उस पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। अब पूरे सिस्टम का मोमेंटम, उसमें दोनों बॉडीज का मोमेंटम इन्वॉल्व हो जाएगा। सो यू विल हैव टू टेक द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन and you have to take the total momentum after collision and you will equate them equals to each other। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, momentum of body 1 plus momentum of बॉडी 2, दोनों बॉडीज का मोमेंटम इस तरफ ऐड किया और फिर उसके बाद आपने लिखा ये है बिफोर बिफोर कोलिजन, और यही मोमेंटम इनका फिर आफ्टर कोलिजन आपने इक्वेट कर देना। सो मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 एंड बॉडी 2 आफ्टर कोलिजन। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लेफ्ट साइड पे आप लिख रहे हो बिफोर कोलिजन वाला, राइट साइड पे आप लिख रहे हो आफ्टर कोलिजन वाला। बिफोर और आफ्टर ऊपर वर्ड इक्वेशन में मेंशन्ड है, सो डोंट फॉरगेट दैट। ओके, यहाँ पे बेशक लिख दो बिफोर बिफोर, यहाँ पे लिख दो आफ्टर, यहाँ पे लिख दो आफ्टर। तो यूजुअली 4 टर्म्स की ये इक्वेशन बनती है, और इसके अंदर साइंस की इंपॉर्टेंस को नहीं भूलना। अगर ये बॉडी टू द राइट मूव कर रही है तो इसको पॉजिटिव ले लो, और अगर ये वाली भी टू द राइट मूव कर रही है तो इसको भी पॉजिटिव ले लो, करो फिर उन दोनों को आपस में ऐड। लेकिन अगर ऐसे है कि ये बॉडी टू द राइट मूव कर रही है तो इसको आपने पॉजिटिव लिया, और अगर ये बॉडी मूव कर रही है टू द लेफ्ट तो इसको फिर आप ले लेंगे नेगेटिव। और जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ऑब्वियसली। फिर कोलिजन के बाद देखो कि ये वाली लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है राइट की तरफ, हो सकता है कि ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रही हो, फिर इसको आप माइनस साइन के साथ लिखोगे, और अगर ये वाली राइट साइड की तरफ मूव करी तो उसको आप प्लस साइन के साथ लिखोगे, बीच में दोनों के प्लस ही आ रहा हो। तो ये साइंस इंपॉर्टेंट है। अब बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको हम इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए एंड कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए थोड़े बहुत पास्ट पेपर्स देख लेते हैं, ठीक है। वो जो पास्ट पेपर क्वेश्चन है वो असेंशियल पास्ट पेपर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो बहुत बेसिक बेसिक चीजों को कवर करेंगे। इसको ऐसे मत समझना कि बस यही क्वेश्चन है इस चैप्टर के और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये 4 लिखे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चंस जो है वो यही 4 हैं। ये क्वेश्चंस ओ लेवल के पास पेपर्स में नहीं है। ये सिलेबस कोड ओ लेवल का होता है 5054, ये 0625 जो सिलेबस कोड है ये IGCSE का है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे निकाल लिए जिससे आप पूरा चैप्टर एक दफा टेस्ट आउट कर सकें हम अपना, बट ऑब्वियसली यू शुड ट्राई मोर क्वेश्चंस। की जो टॉपिकल फाइल है वो मैंने आपके गूगल क्लासरूम पे, ड्राइव पे, फोल्डर्स में अपलोड की हुई है, एंड यू शुड बी एबल टू फाइंड क्वेश्चंस इजीली। तो एक क्वेश्चन जो हमने करना है वो है फेब मार्च पेपर 4/2 2016 क्वेश्चन 2। लेट्स सी, ये वाला क्वेश्चन, इसको क्लियर कर लेते हैं पेज को और इसको अटेम्प्ट करते हैं। अब ये कह रहे एक हैमर है, हैमर का हेड है उसका ये मास है, और हैमर जिस स्पीड से नेल को स्ट्राइक कर रही है वो 8 की स्पीड है, और टाइम जिस जो हैमर नेल के साथ कांटेक्ट में है वो इतना टाइम है। तो हैमर का मास बताया, हैमर की स्पीड बताई, जिससे आप हैमर का मोमेंटम निकाल सकते हो, और फिर उसके बाद ये दिखाया
और उसके बाद ये भी बता रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट बात, हैमर स्टॉप्स आफ्टर हिटिंग द नेल। तो इसमें जो वर्ड स्टॉप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैमर नेल को हिट करने के बाद उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम निकाल दें हैमर हेड। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? चेंज इन मोमेंटम हम निकालते हो एम वी माइनस एम यू, दोनों मोमेंटम्स को माइनस करके। अब फाइनल मोमेंटम तो हैमर का जीरो था क्योंकि फाइनल स्पीड ही जीरो है। मास लेट सपोज उसका है 0.15, लेकिन उसकी स्पीड थी फाइनल जीरो, उन्होंने लिखा ना इट स्टॉप्स आफ्टर, तो यहाँ तो आ गया जीरो। लेकिन उसके बाद माइनस साइन के साथ दोबारा से मास लिखता हूँ 0.15, और हमारा जो हैमर था उसका इनिशियल स्पीड थी बिफोर हिटिंग द नेल इट वाज 8। तो बेसिकली बस यही वाली कैलकुलेशन, ये तो जीरो आ जाएगा पूरा, ये कितना आएगा 1.2, माइनस 1.2 लिख लो या 1.2 लिख लो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आप यूनिट दो लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो न्यूटन सेकंड्स या फिर आप लिख सकते हो केजी मीटर्स पर सेकंड। उसके बाद कह रहे हैं स्टेट द इम्पल्स, इसका जवाब क्या होगा? अब हमने क्या पढ़ा है कि इम्पल्स जो है बेटा, इम्पल्स जो होता है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो आपने चेंज ऑफ मोमेंटम कितना निकाला 1.2, तो इम्पल्स में कितना हुआ 1.2। यहाँ भी न्यूटन सेकंड या केजी मीटर्स पर सेकंड लिख सकते हो। एवरेज फोर्स निकाल दें, अब फोर्स निकाल दें हैमर और नेल के बीच में। अब आप इम्पल्स, आपको पता है लेफ्ट साइड पे होता है फोर्स इनटू टाइम, और चेंज ऑफ मोमेंटम होता है राइट साइड पे एम वी माइनस एम यू। चेंज ऑफ मोमेंटम आपको पता है कितना आया था 1.2, और इम्पल्स, या आप इम्पल्स का फॉर्मूला लिख लो, जस्ट थिंक अबाउट इट लाइक दिस, थिंक अबाउट इट लाइक दिस। इम्पल्स का फॉर्मूला है, इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। आपको पता है इम्पल्स कितना आया 1.2, आपको फोर्स निकालनी है और आपको पता है कितने टाइम के लिए हैमर और नेल कांटेक्ट में थे 0.0015। तो अननोन क्वांटिटी फोर्स है, वो आप यहाँ से निकाल के बताओ कितनी आ रही है 800 न्यूटन, 800 न्यूटन। तो ये एक इजी क्वेश्चन था मोमेंटम का, एंड वी स्टार्टेड आउट विद एन इजी क्वेश्चन, सो यू कैन जस्ट गैदर द कॉन्सेप्ट्स एंड नो कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन जो मैंने करवाना है वो मई जून 2017 का है। द सेकंड क्वेश्चन मई जून 2017, पेपर 4-1 क्वेश्चन 2। So let's go and look at that question. ये वाला, footballer kicks a ball vertically upwards. Initially the ball is stationary. किक करने से पहले बॉल स्टेशनरी है, इनिशियली बॉल स्टेशनरी है। एक मिनट होल्ड करो बच्चों, सॉरी। ओके, इनिशियली बॉल स्टेशनरी है। उसके बाद कह रहे हैं हिज बूट इज इन कांटेक्ट विद द बॉल फॉर दिस मच टाइम। फोर्स जो लग रही है बॉल पे वो 180 न्यूटन की लग रही है, और बॉल जो है इट लीव्स हिज फुट विद स्पीड ऑफ 20। तो इनिशियली बॉल स्टेशनरी थी, जब उसने बॉल को किक किया तो बॉल 20 की स्पीड से मूव कर रही है। कह रहे हैं पहले तो आप इम्पल्स निकाल दो। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स लग रही है 180 न्यूटन की, टाइम कितना है जी 0.050 सेकंड। कितना आ रहा है इम्पल्स 9 न्यूटन सेकंड। 9.0 लिख दो तो बेहतर है, मेक्स इट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मास ऑफ द बॉल निकाल रहे हैं, इंटरेस्टिंग। मास ऑफ द बॉल आप कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है कि मास मोमेंटम के फॉर्मूला में आता है। मोमेंटम का फॉर्मूला है एम वी, लेकिन आपको बॉल का ये पता है कि बॉल का चेंज ऑफ मोमेंटम आपको पता है। यू नो दैट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। अब इम्पल्स आया था 9 और चेंज ऑफ मोमेंटम होता है एम वी माइनस एम यू। एम को अगर आप कॉमन ले लो तो हो जाता है वी माइनस यू इक्वल्स 9।
अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको m निकालना है और बाकी चीजें आपको पता है। m अननोन है। आपको पता है बॉल की फाइनल स्पीड कितनी थी 20, इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, और ये 9 है। तो एसेंशियली बस 9 को 20 से डिवाइड करना है, क्या आ रहा है 0.45 किलोग्राम्स। ये बॉल का मास आ गया। हाइट टू विच द बॉल राइजेस इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। ये वाला क्वेश्चन जो है वो मोमेंटम के चैप्टर का नहीं है, एनर्जी का चैप्टर है, ठीक है। लेकिन उसने बॉल को ऊपर की तरफ किक किया था, तो बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है, ये सवाल है। जाहिर सी बात है जहां पे बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है बॉल की, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है उसकी स्पीड 0 हो जाती है। यहाँ पे बॉल की स्पीड थी 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब बॉल कितना ऊपर जा सकती है, कैन वी कैन वी यूज दिस कॉन्सेप्ट कि बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज आएगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज के बराबर होगा। अब बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो आप mgh से निकालते हो, और काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो हाफ mv² और हाफ mu² होता है। हाफ mv² माइनस हाफ mu², या हाफ mu² माइनस हाफ mv² कर लो। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर रहा हूँ, लेकिन मजे की बात है कि ऊपर जाके तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो इसको आप 0 लिख सकते हो। सो यू डोंट रियली नीड टू राइट बोथ टर्म्स, यू कैन जस्ट राइट हाफ mv², क्योंकि एक तरफ काइनेटिक एनर्जी है ही 0 यहाँ पे। सो इट्स जस्ट सिंपल इनफ टू राइट हाफ mv² एंड mgh, इक्वेट देम टू ईच अदर। मास दोनों साइड पे वैसे ही कैंसिल हो जाता है, ऑल्दो आपको बॉल का मास पता है, आप डाल सकते हो दोनों साइडों पे, बट वो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, कोई फायदा नहीं है उसको डालने का। तो अब आप g की वैल्यू डालोगे 9.8, h आपको पता नहीं है, यहाँ पे 1/2 आएगा, और v जो है वो आपको पता है कि 20 था, उसको स्क्वायर कर देंगे। अब आपके पास h का आंसर आएगा क्या, 9 पॉइंट, अच्छा जी, 0.5 इंटू 20² डिवाइड बाय 9.8, 20.4 आंसर आ रहा है meters. While the boot is in contact with the ball is no longer spherical. तो बॉल की शेप ओरिजिनली ये है, ठीक है, लेकिन जब बूट उसके साथ कांटेक्ट में आता है तो बॉल की उस वक्त जो किक लगने की वजह से बॉल की शेप जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर बॉल की शेप चेंज हो रही हो, एक मिनट रुको, बॉल की ये शेप हो जाए किक होने के दौरान, तो शेप चेंज होने की वजह से कौन सी टाइप की एनर्जी स्टोर होती है बॉल में, इसका नाम होता है, किसी भी चीज की शेप चेंज हो तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देखें, मई जून 2017 का ही है, लेकिन सेकंड वेरिएंट का है, पेपर 4-2। सो लेट्स डू दैट, ये वाला क्वेश्चन। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले क्वेश्चंस, कोलिजन वाले क्वेश्चंस। तो जो कोलिजन वाले क्वेश्चन है उनको वंस एंड फॉर ऑल एक दफा बेटा सही से समझ लो, हमने ये वाला प्रिंसिपल यूज करना है, ये वाला प्रिंसिपल यूज करना है, और कोशिश करो आप 4 टर्म्स की इक्वेशन बनाओ। जब आप 4 टर्म्स की इक्वेशन बनाना सीख लोगे तो आपका सवाल आसानी से सॉल्व होने लग जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं हर जगह 4 टर्म्स पूरे यूज हो रहे हो, बट स्टिल। कह रहे जी विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज मस्ट बी मल्टीप्लाइड टुगेदर टू कैलकुलेट इम्पल्स। इम्पल्स का, इम्पल्स में कौन सी दो चीजें मल्टीप्लाई होती है, फोर्स एंड टाइम। उन्होंने बोला अंडरलाइन, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है जी, दैट्स इट। अब वो कह रहे हैं जी बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन है, आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन है। ए बी की तरफ मूव कर रहा है, बी मूव ही नहीं कर रहा, बी स्टेशनरी है। ए की स्पीड 3 है, 3 की स्पीड से हो जाएगा बी को हिट करता है। उसके बाद होता ही है कि क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना है, और वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन दे विल मूव टुगेदर, दे विल स्टिक टुगेदर, राइट, स्टिक टुगेदर एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी v, लेकिन v की वैल्यू हमें नहीं पता। सो हमसे सबसे पहले कह रहे हैं कि ए का मोमेंटम निकाल दें बिफोर कोलिजन। अब देखो वो आपसे डायरेक्ट अभी वी की वैल्यू नहीं मांग रहे, पहले तो जो चीजें आप आसानी से निकाल सकते हो वो मांग रहे हैं। तो ए का मोमेंटम खाली निकालना है, मतलब सिर्फ इस बॉडी का मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, तो आप ए का एम और वी मल्टीप्लाई कर दो। ए का एम है 2.4, ए का वी है 3, तो ए का मोमेंटम आ गया 7.2। अब आप न्यूटन सेकंड्स लिख दो या केजी मीटर्स पर सेकंड लिख दो, आपकी मर्जी। अब आपसे वो सवाल असल वाला कर रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी वी है ये क्या है। अब हम वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन बनाएंगे।
टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अभी मैंने आपको क्या बताया, आप चार टर्म्स की इक्वेशन बनाते हो, ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन प्लस बी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू ए का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्लस बी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे बारी बारी चीजें डालेंगे, रेडी हो? चलो, ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना आया था, अब आप इनको मल्टीप्लाई करके डालो, या मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी आंसर आ चुका है 7.2, अब यहाँ पे लिख लो। पॉजिटिव लिख रहा हूं, क्यों पॉजिटिव लिख रहा हूं? बिकॉज ए इज मूविंग टू द राइट, बी मूव ही नहीं कर रहा, तो बी का मोमेंटम क्या होगा? क्या आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है? जीरो होगा, बात खत्म हो गई। उसके बाद ए का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अब दे आर ए इज मूविंग टू द राइट बट वी डोंट नो कि ए की स्पीड क्या है। ए का मास तो पता है ना, लेकिन ए का मास पता है कितना है 2.4, ए की स्पीड नहीं पता, वो v है, उसको इससे मल्टीप्लाई करके। उसके बाद बी का मोमेंटम, वो भी राइट की तरफ मूव कर रहा है, उसको भी एज अ पॉजिटिव ले लूंगा। अब बी का मास मुझे पता है 1.2, बी की स्पीड कितनी है वो भी v है, मुझे नहीं पता कितनी है, तो 2.4v प्लस 1.2v, 2.4 प्लस 1.2 कितना होता है? 3.6v इधर आ गया, और लेफ्ट साइड पे आ गया 7.2। सिर्फ 7.2 और 3.6 को डिवाइड किया, v का आंसर आ गया 2 मीटर्स पर सेकंड। इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सुकून से तहम्मुल से सॉल्व करें और ये चार टर्म्स को सिर्फ कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो आपके इस टाइप के प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और साइंस का साथ साथ ख्याल रख लें जहां जहां जरूरत पड़े। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन, अभी अभी पार्ट खत्म नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं इम्पल्स ब्लॉक बी का निकाल दें, ब्लॉक बी कितना इम्पल्स एक्सपीरियंस करेगा? वेल, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या आपको पता है बी पे कितनी फोर्स लगी है? आपको तो नहीं पता। आपको पता है कि ए और बी कितनी देर के लिए कांटेक्ट में थे? आपको तो नहीं पता। तो अब आप क्या करेंगे? लेकिन आप ये जानते हो कि इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। अब जब बात याद रखना कि हम स्पेसिफिकली बी की बात कर रहे हैं, बी का मोमेंटम पहले कितना था? बी का मोमेंटम पहले कितना था? चेंज ऑफ मोमेंटम आप कैसे निकालते हो? एम वी माइनस एम यू से, और इसमें आप एम को भी कॉमन ले लो। तो भाई अगर आपने यही काम करना है तो पहले आप एम की जगह बी का मास लिख दो, राइट? मैं ये इक्वेशन यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। बी का मास कितना है जी? 1.2 kg लिखा हुआ है ऊपर डायग्राम में, बी का मास 1.2 kg है। बी की फाइनल वेलोसिटी क्या थी? ये वाली वेलोसिटी बी की कितनी आई थी? ये आई थी 2 मीटर्स पर सेकेंड। सो कैन आई राइट वी की जगह 2, और यू, बी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? ये वाला बी तो स्टेशनरी था, बी मूव ही नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। 1.2 इंटू 2 किया तो क्या आया? बी का चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया 2.4, लेकिन चेंज ऑफ मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है। मास इंक्रीज नहीं हुआ आफ्टर कोलिजन। नहीं बेटा, मास कैसे इंक्रीज हो सकता है किसी भी बॉडी का? दोनों बॉडीज का टोटल मास मिला के 3.6 था, वैसे मास दोनों बॉडीज का अपना अपना तो वही है जो पहले था, मास इंक्रीज नहीं हुआ आफ्टर कोलिजन। दोनों बॉडीज का टोटल मिला के मास 3.6 था, राइट? बिकॉज दे वर मूविंग टुगेदर, सो यू कैन कंसिडर देम एज अ सिंगल बॉडी। लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली सिर्फ बी की बात कर रहे हैं, तो बी का मास जो पहले था और जो बी का मास बाद में था वो वही है, 1.2 kg। गॉट इट? अच्छा, suggest why the total kinetic energy of the blocks is less than the kinetic energy of the block A before collision। देखो कह रहे हैं कि ब्लॉक ए की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, वो ओवरऑल ज्यादा थी कंपेयर टू इनकी कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अच्छा, ब्लॉक बी की तो काइनेटिक एनर्जी थी 0, और ए की कोई काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे ए और बी दोनों की काइनेटिक एनर्जी है। तो असल में उनका सवाल ये नहीं है कि ए की काइनेटिक एनर्जी से इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करें। सवाल, अगर इसमें आप 0 ऐड भी कर दो तो बात सारी ये बनती है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज की मिला के है बिफोर कोलिजन, और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज की है आफ्टर कोलिजन, वो काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज की बराबर नहीं है। अगर दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती तो इसकी क्या वजह होती है कि काइनेटिक एनर्जी कम हो गई? क्यों हुई? इसलिए कम हो जाती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के दौरान कुछ और फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब बॉडीज टकराती हैं तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ साउंड आती है कोलिजन के दौरान, साउंड की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होती है, कुछ एनर्जी वेस्ट, और वो इवेंचुअली थर्मल एनर्जी की फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में जो है वो डिसिपेट हो जाती है।
लेकिन आप बताओगे कि किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरह जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो कभी कभार, जैसे उसने बॉल को किक मारी थी और बॉल की शेप में थोड़ा सा चेंज आया था, तो बॉल की जो शेप में चेंज आया था, या इसी तरह ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो सकती है। अब आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन गौर से पढ़ा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट के दौरान कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। ठीक है, हमें ये बताना है कि कोलिजन के दौरान जो टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को, तो उस दौरान एनर्जी कैसे वेस्ट हो सकती है। तो बताओ, एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी में हैव कन्वर्टेड एज साउंड और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये लिख सकते हो। सम काइनेटिक एनर्जी में हैव कन्वर्टेड टू साउंड और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। हीट ड्यू टू फ्रिक्शन नहीं लिखना, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, मैंने अभी यहाँ पे अंडरलाइन करके बताया। और कोलिजन के दौरान कौन सी फ्रिक्शन है? कोलिजन के दौरान तो कोई फ्रिक्शन नहीं हो रही ना, फ्रिक्शन तो मूवमेंट के दौरान होती है। ड्यूरिंग दैट कोलिजन, तो वो एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज प्रोड्यूस में एनर्जीज जो है वो आ रही होती है, उनको कंसिडर करना है। तो वो साउंड है और आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एक क्वेश्चन और करना है इस पेपर का, या अगला वाला खुद कर लोगे? क्या कहते हो, कर लोगे खुद? एक और खुद कर लेना, और भी बहुत सारे हैं, प्लीज खुद कर लेना। अब अगले पे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रेशर को। प्रेशर का जो चैप्टर है उसके अंदर आप सबसे पहले प्रेशर को डिफाइन करते हो। हाउ डू यू डिफाइन प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। उसी डिफाइनिंग फॉर्मूला को कैसे लिखते हो? P = F/A। और प्रेशर का यूनिट जो होता है वो होता है, ये न्यूटन है और ये मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही दूसरा नाम क्या है? पास्कल्स। ठीक है बेटा, तो अगर यहाँ पे फोर्स न्यूटन में है और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, देन यू आर नॉट गोइंग टू राइट पास्कल्स, डोंट डू दैट। You are going to then write Newton per centimeter square, because Newton per centimeter square is not Pascals। या फिर एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में है, या सपोज करो फोर्स किलो न्यूटन में है, तो फिर उनके यूनिट्स आपको कंबाइन करने आने चाहिए, बट नो राइट पास्कल्स। पास्कल्स कैन ओनली बी रिटन इफ फोर्स इज इन न्यूटन एंड एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब प्रेशर फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड के एरिया कांस्टेंट रहे। प्रोवाइडेड के एरिया कांस्टेंट रहे, इस बात का मतलब क्या है? मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, इस ब्लॉक का जो वेट है जो जमीन पे लग रहा है, ब्लॉक जो जमीन पे फोर्स लगा रही है, वो फोर्स को F कह देते हैं। ठीक है, ब्लॉक का जो एरिया जमीन से कांटेक्ट में है, ये वाला एरिया, इसको A कह देते हैं। और जो प्रेशर ब्लॉक का जमीन पे एक्सर्ट हो रहा है फोर्स और एरिया को डिवाइड करने के बाद, उसको P कह देते हैं। ठीक है, अब हुआ यह कि एक और आइडेंटिकल ब्लॉक, सेम एरिया का, हर चीज सेम, एवरीथिंग आइडेंटिकल ब्लॉक है, उसको इसके ऊपर रख दी। अब जाहिर सी बात है, जमीन पे जो टोटल फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? 2F। लेकिन क्या एरिया चेंज हुआ? नहीं, एरिया को कांस्टेंट रखना था हमने, तो एरिया कांस्टेंट है। फोर्स डबल करने की वजह से प्रेशर पे क्या फर्क पड़ा? प्रेशर भी डबल हो जाएगा। फोर्स ट्रिपल करेंगे तो प्रेशर भी ट्रिपल हो जाएगा। फोर्स को 10 टाइम्स कर देंगे, प्रेशर भी 10 टाइम्स हो जाएगा, इफ द एरिया इज केप्ट कांस्टेंट। अदर थिंग, प्रेशर और एरिया का रिलेशनशिप क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट अज्यूमिंग के फोर्स बराबर रहे, फोर्स चेंज ना। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये एक ब्लॉक था जिसका जमीन पे जो फोर्स लग रही है उसका वेट है वो F है, उसका जो एरिया है शुरू में वो 2A है, लेट्स जस्ट कॉल इट 2A। ये वाली साइड का जो उसका एरिया है वो 2A, तो प्रेशर जो लग रहा है वो है P/2। बल्कि एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओवर हियर, मेक इट इजी। ये ब्लॉक, ये दोनों सेम ब्लॉक्स हैं, ये सेम ब्लॉक है, आइडेंटिटी, ये एक ही ब्लॉक है, ये दोनों अलग अलग ब्लॉक्स हैं, सेम ब्लॉक है। पहले ब्लॉक को हमने यूं करके रखा, इस ब्लॉक की जो जमीन पे फोर्स लग रही है वो F है, ये वाला पार्ट का जो एरिया है वो A है, तो F/A करके जो प्रेशर आ रहा है वो P आ रहा है, लेट्स कॉल दिस प्रेशर P। हुआ क्या, इस ब्लॉक को अब मैंने रोटेट कर दिया ऐसे, और इसी ब्लॉक को यूं करके लिटा के रख दिया। अब चेंज क्या हुआ? क्या फोर्स चेंज हुई? नहीं, सेम ब्लॉक है तो फोर्स तो सेम रहेगी, उसका सेम वेट है। चेंज क्या हुआ? अब ज्यादा एरिया कांटेक्ट में ग्राउंड से, तो एरिया डबल कर दिया। एरिया डबल करने से प्रेशर आधा हो जाएगा इफ फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट।
So please keep that in mind. The formula tells it to you as well. लिक्विड्स का प्रेशर आप कैसे निकाल सकते हो? प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, या आप ये कह लो कि दो पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है लिक्विड का, क्या कहना चाह रहा हूं, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लिक्विड, प्रेशर डिफरेंस होता है लिक्विड का, वो आप निकालते हो ρgh से। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए पे प्रेशर लग रहा है, आई डोंट नो, लेट्स सपोज 100 किलो पास्कल्स का प्रेशर लग रहा है, लेट्स जस्ट कॉल इट, ठीक है। बी पे कितना प्रेशर लग रहा है ये आपने निकालना है, आपको नहीं पता, बट आपको ए और बी के बीच में हाइट पता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अजबर। हाइड्रोलिक सिस्टम्स आपके उससे रिमूव हुए, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, वो आपके सिलेबस से रिमूव हो गए। मैं भी आगे यही बात बताने वाला था। तो हाइट जो है वो लेट सपोज यहाँ से लेके पॉइंट ए और पॉइंट बीच के बीच में एच है। अब यहाँ पे अगर प्रेशर लग रहा है 100 किलो पास्कल्स, तो बी पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? वेल, लिक्विड की डेंसिटी पता होनी चाहिए, रो, जी की वैल्यू पता होनी चाहिए 9.8, 10 लिखी हुई यहाँ पे, पुराने मैंने ये साल 1.5 साल पहले बनाए थे नोट्स, तो इसमें कुछ अपडेट होने वाली चीज है। ये क्या हो जाएगा भाई? अभी बता रहा हूँ ना, लिक्विड में प्रेशर सेम नहीं रहता, अभी बताता हूँ लिक्विड में प्रेशर सेम कहाँ पे रहता है, इस बात को भी समझते हैं। तो बेटा जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इस लिक्विड में प्रेशर इंक्रीज होगा। आप सरफेस पे खड़े हो, लिक्विड आप पे कोई प्रेशर नहीं लगा रहा, लिक्विड से थोड़ा और नीचे आ जाओगे, लिक्विड अब आप पे और प्रेशर लगाएगा, थोड़ा और नीचे आ जाओगे, लिक्विड आप पे और प्रेशर लगाएगा, और नीचे आ जाओगे, जितना ज्यादा आप लिक्विड में डीप जाओगे, लिक्विड आप पे उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता रहेगा। समझ में आ रही है? तो अगर ए पे प्रेशर लग रहा है 100 किलो पास्कल, तो बी पे प्रेशर उससे ज्यादा लगेगा लिक्विड का। अब मैं निकाल रहा था ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस, तो मैंने फॉर्मूला यूज करना है ρgh, और उसमें मुझे दोनों की हाइट का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो लिक्विड की डेंसिटी रो में डाली, जी की वैल्यू 9.8 डाली, और ए और बी के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो मैंने यहाँ डाल दिया। इससे मुझे पता लगा, लेट सपोज मेरा आंसर आता है 30 किलो पास्कल्स, प्रेशर डिफरेंस आता है मेरा 30 किलो पास्कल्स। अब अगर ए पे प्रेशर एक्ट कर रहा था 100 किलो पास्कल्स, और यहां से यहां तक डिफरेंस है 30 किलो पास्कल्स का, तो अब बी पे कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है? ऑब्वियसली 30 किलो पास्कल्स का डिफरेंस है, तो बी पे ज्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो 130 किलो पास्कल्स प्रेशर हो जाएगा बी पे। बात समझ में आ रही है? अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ए और सी को देखो, इस ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है, इस ट्यूब के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसमें ए और सी को देखो, ज्यादा प्रेशर कहां पे एक्ट कर रहा है? ए पे या सी पे? ए और सी सेम लेवल पे, ए और सी सेम लेवल पे, मतलब द डेप्थ of A and C below the liquid surface is the same. अब यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन दूर करवानी है, जिसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, और ये है कि लिक्विड प्रेशर जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज ऑफ द कंटेनर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन डेप्थ एंड डेंसिटी। तो A पे जो डेप्थ है सरफेस से और C पे जो डेप्थ है सरफेस से, वो हाइट h सेम है। इसका मतलब ए और सी पे जो प्रेशर लगेगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि सी पे ज्यादा लिक्विड है उसके ऊपर, इट डजेंट मैटर कि ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया उस वाली ट्यूब का कम है, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। सो कीप दैट इन योर माइंड। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं कंपेयर करूं ए और बी का प्रेशर, तो ए पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है या बी पे? बी पे, सिंपल, हाइट ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। बी और डी को कंपेयर कर लें, बी और डी सेम लेवल पे है दोनों, तो इसका मतलब बी और डी पे दोबारा वही बात, सेम लेवल है, सेम लेवल है। मतलब कि यहाँ से अगर मैं इसका प्रेशर निकालने बैठूंगा बी का, तो ये वाली हाइट डालूंगा, इसका भी ρgh में सेम हाइट डलेगी, सेम डेंसिटी डलेगी। डी का प्रेशर निकालने बैठूंगा तो ये हाइट डालूंगा, सेम हाइट डलेगी, सेम डेंसिटी डलेगी, तो इसका मतलब अभी भी सेम प्रेशर आएगा। फातिमा ये कॉन्सेप्ट बेटा इसको करेक्ट करो, ठीक है। तो ट्यूब जहां से चौड़ी है या जहां से पतली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह पे सेम प्रेशर एक्सर्ट होगा बी और डी पे। सी और डी का कंपेयर कर लोगे तो ऑब्वियसली सी पे कम प्रेशर लग रहा है, डी पे ज्यादा लग रहा है। सो आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ओके बेटा, हाइड्रोलिक सिस्टम्स में
हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक सिस्टम्स और हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपके सिलेबस से रिमूव हो गए। ओके, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप इन अ गैस। एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक पिस्टन है और सिलेंडर के अंदर गैस है। पिस्टन कैन बी मूव्ड इन एंड आउट। Initially the pressure of the gas is P1 and the volume of the gas is V1। मेरी ये कोशिश है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखते हुए, मतलब कि इन दोनों चीज़ों को चेंज नहीं होने देना। ये इंपॉर्टेंट है, ये assumption बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा और मास भी चेंज नहीं होगा। मैंने पिस्टन को अंदर की तरफ मूव कर दिया। वॉल्यूम बढ़ाया या कम किया? ऑब्वियसली मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया। अब वॉल्यूम कम करने से प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? P2 P1 से ज्यादा होगा या कम होगा? P2 P1 से ज्यादा होगा, pressure will increase. So decreasing the volume, if you try to compress the gas, the pressure will increase. And if you increase the volume, the pressure will decrease. इसको explain कैसे करेंगे? In terms of particles, you're always asked to explain this point. So how do you explain this? You say कि देखो भाई, गैस अपना प्रेशर लगाती है कोलिजन्स की वजह से, पार्टिकल्स की वॉल से कोलिजन होती है, उसकी वजह से प्रेशर लगता है। अब जब आप गैस का पिस्टन जो है वो दूर निकाल रहे हो, गैस को ज्यादा स्पेस दे रहे हो, तो कोलिजन्स जो है वो कम होंगे वॉल्स के साथ, लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स, पार्टिकल्स उसी स्पीड से मूव करेंगे। और जब आप गैस का वॉल्यूम कम कर दोगे तो अब जगह कम है पार्टिकल्स के पास, उतनी स्पीड से ही मूव कर रहे हैं जितना पहले मूव कर रहे थे। बट हुआ ये है कि गैस के पार्टिकल्स अब कोलाइड ज्यादा करेंगे वॉल से, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ये बात याद रखनी है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ बनता है इस तरह का, जो कि ना ही एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही वाई एक्सिस को टच करता है। और यही ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर अगर आप v के बजाय 1/v यहाँ प्लॉट कर दें तो ये ग्राफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बन जाता है। प्लीज ये शेप याद रखना ग्राफ। और क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उन पे आप ये इक्वेशन अप्लाई करते हो जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। P1 V1 मतलब इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, इट शुड बी इक्वल टू P2 V2 जो कि फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ डालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ डालो और इक्वेट कर दो, जो भी अननोन है वो फाइंड आउट कर लो। बैरोमीटर जो एक डिवाइस है और एक मैनोमीटर डिवाइस है। मैनोमीटर निकल गया आपके सिलेबस से, मैनोमीटर रिमूव हो गया। बैरोमीटर की बात कर लेते हैं। बैरोमीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस, द एटमॉस्फेयर, ठीक है, दैट इज ऑल अराउंड अस। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर जगह पे अर्थ पे सेम नहीं है। डिफरेंट शहर, डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट क्लाइमेट्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा बहुत वेरी करता है। रफली इसकी वैल्यू रफली 100,000 पास्कल्स होती है, मतलब 100 किलो पास्कल्स, 101,000 पास्कल्स रफली इसकी ये वैल्यू होती है। बट इट वेरी स्लाइटली, 1-2-3% का, 1-2% का चेंज आता रहता है, डे टू डे के वेदर के हिसाब से फर्क पड़ता है। अब बैरोमीटर का जो डिवाइस है वो इस प्रेशर को मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे मेजर करता है? बैरोमीटर में मरकरी लिक्विड होता है। इस पूरे ट्रफ के अंदर, ओपन ट्रफ में मरकरी भरा हुआ है और ये इन्वर्टेड सिलेंडर है, इसके अंदर भी मरकरी है। लेकिन करना है कि आपने इन्वर्टेड सिलेंडर में यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देना है, तो लिक्विड नेचुरली यहाँ से अंदर जाएगा एंड इट विल राइज अप टू अ सर्टेन पॉइंट एंड देन द लिक्विड विल स्टॉप राइजिंग। अब ये जो मरकरी के अंदर जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट ई, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नोट एंड यू शुड रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं सी पे क्या प्रेशर लग रहा है। देखो सी के ऊपर ना तो कोई गैस है ना ही सी लिक्विड के नीचे है, बिल्कुल लिक्विड के सरफेस पे है। तो इसका मतलब सी पे ना तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना कोई लिक्विड का प्रेशर लग रहा है। सी जो है उस पर प्रेशर 0 है। ए पे अगर प्रेशर की बात करें तो ए जो है इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। जो भी चीज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होती है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होता है। तो अगर लेट्स सपोज आज प्रेशर है 100,000 पास्कल्स तो ए पे 100,000 पास्कल्स का प्रेशर लग रहा होगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि बी पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज ड्यू टू दिस लिक्विड अबव बी। बी पे जो प्रेशर लग रहा है वो लिक्विड के प्रेशर की वजह से लग रहा है। सही है? हाँ, सी पे इसलिए नहीं लग रहा बेटा प्रेशर क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है।
यहाँ पे वैक्यूम है। अगर यहाँ पे एयर होती तो सी पे कुछ ना कुछ प्रेशर लग जाता, लेकिन बैरोमीटर जब सही काम कर रहा होता तो उसमें यहाँ वैक्यूम होना चाहिए। अच्छा, बी पे जो प्रेशर लग रहा है वो इस लिक्विड कॉलम की वजह से लगेगा। और लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है वो आप कैसे निकालते हो, रोजी एच से निकालते हो। यहाँ पे मरकरी का या जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी यहाँ पे आएगी, जी की वैल्यू 9.8 यहाँ पे आएगी। और हाइट कौन सी वाली मेजर करोगे, पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में। So point B is at level with point A. You have to remember that. Point B is exactly at level with point A. Outside surface का जो level है point B उसी level पे mark किया जाता है। अब important बात ये है कि A पे जो pressure है और जो B पे जो pressure है वो बराबर है। अब मेरा गोल था to measure atmospheric pressure. मैंने B का pressure measure कर लिया, लेकिन क्योंकि B A के बराबर है तो मेरे पास atmospheric pressure जो है वो भी आ गया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी। यहाँ वैक्यूम होना लाजमी है, अगर यहाँ वैक्यूम नहीं होगा तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश डाउन हो जाएगा और रीडिंग सही नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अच्छा, इस बैरोमीटर का जो डिटेल में लेक्चर है उसको प्लीज एक दफा लाजमी देख लेना, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देख लेंगे। और मैनोमीटर आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। साथ साथ ये बताना था, क्या सोच रहा था मैं, कुछ बोलने वाला था मैं, मेरे जहन से निकल गया। हाँ, एक चीज, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना लिक्विड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, अब सपोज करो वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पॉइंट सी पे प्रेशर की वैल्यू निकाल दें ड्यू टू द लिक्विड, तो आप कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली यू यूज द फॉर्मूला रो जी एच, ये वाली हाइट डालोगे, यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी डालोगे, यहाँ पे जी की वैल्यू डालोगे, सी पे प्रेशर निकाल दोगे। अब वो बोलेंगे सी पे जो, पहले वो बोलेंगे आपसे कि सी पे ड्यू टू द लिक्विड प्रेशर निकालो, ड्यू टू लिक्विड। तो ड्यू टू द लिक्विड जो आप प्रेशर निकालोगे वो रो जी एच होगा। लेकिन फिर उसके बाद एक चीज होती है, टोटल प्रेशर सी पे क्या लग रहा है। सी पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ इसके बराबर नहीं, बल्कि साथ साथ सी पे ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। तो वो पूछते हैं, कभी कभार से प्रेशर का वर्ड यूज करते हैं कि व्हाई द वैल्यू ऑफ प्रेशर या एक्चुअल प्रेशर या टोटल प्रेशर एट पॉइंट सी इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू दैट यू हैव कैलकुलेटेड। सो देन यू गो ऑन टू से कि यार यहाँ पे सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है जो कि सी पे जो प्रेशर लग रहा है उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है। अच्छा, अब प्रेशर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। प्रेशर का जो चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, बल्कि 4 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। मैनोमीटर वाला तो पार्ट रिमूव कर दिए, ये वाले क्वेश्चन। बैरोमीटर के ये 2 क्वेश्चन हैं, गैस प्रेशर के ये 4 सवाल हैं, लिक्विड प्रेशर के ये 5 सवाल हैं, और फिर जनरल जो प्रेशर के क्वेश्चन है उसके अंदर 6-7 सवाल और हैं। ठीक है, इनको स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत थोड़े थोड़े सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं ऐसे पिक किए हैं, इनको करते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गिव मी अ मिनट, फिर स्टार्ट। 1 मिनट में पॉज कर रहा हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो यार, और क्वेश्चन करें। सो 2015 का ये क्वेश्चन है, पेपर 2 क्वेश्चन 2। लेट्स फाइंड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन
कह रहे हैं द वॉल इज 2 मीटर। वॉल की डायमेंशंस आपको दी हुई है, वॉल का वेट और मास आपको बताया हुआ है, उन्होंने जी की वैल्यू 10 अज्यूम किया है यहाँ पे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। पुराना क्वेश्चन है ना, तो जी की वैल्यू 10 ली हुई है, तो हम भी 10 लेके ही चल लेंगे। देखो कैसे 10 ली है, मास 18,000 था तो वेट 180,000 इसी तरह आया ना, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इंजीनियर्स मेजर द लेंथ ऑफ द वॉल विद वन सिंगल मेजरमेंट। एक सिंगल मेजरमेंट में वॉल की लेंथ आ जाएगी। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करें? टेप मेजर। डेंसिटी को डिफाइन कर दें, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कैलकुलेट कर दें, अभी कर लेते हैं जल्दी से। डेंसिटी कैसे आएगी? मास अपॉन वॉल्यूम से, लेकिन वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वॉल का मास है 18,000 kg और लेंथ ब्रेथ और हाइट जल्दी से ले लेते हैं, 15 इंटू 2 इंटू 0.25। जल्दी से कोई करके बता दे यार। सो क्या आ रही डेंसिटी? फॉर्मूला में लिख सकते हैं, डेफिनेशन में फॉर्मूला लिख सकते हैं बेटा, जब डिफाइन से शुरू हो रहा हो। और वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स यूज करना है, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना इस बार। नॉट लाइक दिस, इस तरह लिख सकते हैं 5.9 kg पर मीटर क्यूब। इज दैट करेक्ट? अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 2400 आ रहा है मेरा, प्लीज चेक। सो दिस इज द आंसर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ग्राउंड। प्रेशर निकालना है जो वॉल जमीन पे निकाल रही है, लगा रही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा आपको वॉल का वेट तो पता है, ये तो फोर्स हो जाएगी। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट। सो ये फोर्स तो है 180,000, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। एरिया कौन सा वाला लेंगे? वॉल का एरिया इस साइड का लेंगे, जो नीचे वाली साइड है उसका लेंगे, या ये वाली जो साइड है इसका एरिया लेंगे? कौन सा एरिया लेंगे? नीचे वाला एरिया, जो वॉल जमीन के साथ टच हो रहा है पार्ट, वो वाला। अब उसके अंदर ये वाली डायमेंशन जो कि ऊपर लिखी हुई है 0.25, इसके बराबर, और 15 को मल्टीप्लाई करना है, ये वाला लेंगे, ठीक है बेटा। जो वॉल का पार्ट जमीन से टच हो रहा है वो वाला एरिया लेंगे। क्या आंसर आ रहा है? 48,000 पास्कल्स में लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे फोर्स न्यूटन में है और एरिया मीटर स्क्वायर में। विदाउट फर्दर कैलकुलेशन एक्सप्लेन व्हाई डबलिंग द लेंथ डज नॉट चेंज द प्रेशर। वॉल की लेंथ डबल करने से प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, कैन यू टेल मी व्हाई? एक मार्क का ही क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा आंसर नहीं है, जगह नहीं उससे ज्यादा दी हुई है। देखो हमने पढ़ा कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। जब आप लेंथ डबल करोगे तो एरिया तो डबल हो जाएगा, तो एरिया अगर डबल हो जाएगा तो प्रेशर हाफ क्यों नहीं हो रहा? एरिया तो बढ़ जाएगा ना भाई। देखो मेरी बात सुनो यार, ये 15 की लेंथ है, इसको 30 कर दो आप, ये लेंथ 30 मीटर कर दो, तो एरिया डबल नहीं हो जाएगा? यहाँ पे जब 15 की जगह 30 डालोगे तो एरिया डबल नहीं आएगा क्या? तो प्रेशर आधा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब वॉल बड़ी हो जाएगी, जब वॉल बड़ी हो जाएगी तो वॉल का वेट भी तो डबल हो जाएगा। अब आप इसको डबल कर रहे हो, लेकिन वॉल जब बड़ी हो जाएगी, 2 गुना बड़ी वॉल होगी, तो वॉल का वेट भी तो 2 गुना ज्यादा होगा, तो इट कैंसल्स आउट। तो हम बताएंगे आसान लफ्जों में, वेट ऑफ द वॉल इज ऑल्सो डबल्ड। बस लिटरली यही आंसर है, और कुछ नहीं करना आपने, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। और क्या सवाल आप कर लेते हैं? एक क्वेश्चन कर लिया हमने, लिक्विड प्रेशर के एक या दो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। अक्टूबर नवंबर 2018 का एक क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। लेट्स सी वेयर वी कैन फाइंड देम। दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग लिक्विड प्रेशर। एक कंटेनर है, ऑयल टैंक है, उसमें ऑयल भरा हुआ है और एक 3.3 की डेप्थ पे क्रैक हो जाता है, तो वहां से ऑयल बाहर निकलता है। और
पॉइंट पी पे जाके ऑयल जो वो गिर रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो जी की वैल्यू 10 ले लेगा। आप डेंसिटी ऑयल की 940 बताई है और हाइट 3.3 बताई है क्रैक की ऑयल के सरफेस से। कह रहे हैं प्रेशर निकाल दें ड्यू टू ऑयल एट द लेवल ऑफ द क्रैक। यहाँ पे जो प्रेशर आएगा ड्यू टू ऑयल वो प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो रोजी अच्छा आएगा ना। तो 9.8 लोगे वैसे तो आप, लेकिन अभी 10 ले लेते हैं यहाँ पे। और एज कितना है जी? 3.3। एग्जैक्ट बताओ क्या आ रहा है? 31020 पास्कल्स। ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो बट ये भी ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, why the atmospheric pressure does not affect the rate at which the oil is pushed out। मतलब कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर चेंज हो जाता है, लेट सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाता है। अभी आप ये रखा हुआ है टैंक कराची में, कराची में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। फिर आप चले गए लाहौर, लाहौर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। उससे इस ऑयल की जो प्रेशर है जिससे ये बाहर आ रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी क्या वजह है? हालांकि हमें पता है कि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, यहाँ जो टोटल प्रेशर है वो इस वाले प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिला के आता है। तो क्या ओवरऑल प्रेशर बढ़ेगा नहीं? क्या ओवरऑल प्रेशर बढ़ेगा नहीं? क्या अगर ऊपर से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो बढ़ नहीं जाएगा? ये बात मैं सही कह रहा हूँ कि प्रेशर बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ जाएगा, लेकिन लिक्विड का प्रेशर चेंज नहीं होगा। लेकिन मसला लिक्विड प्रेशर का नहीं है, मसला लिक्विड प्रेशर का नहीं है। देखो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर उस जगह पे एक्ट करता है जो कि एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होती है। तो ऑयल पे एक तो ये वाली जगह है जो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, ऑयल के टॉप सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। लेकिन एक और चीज है जो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है। क्या एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है? विच पॉइंट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर? द क्रैक। ये जो आपका क्रैक है, दिस इज ऑल्सो ओपन and therefore atmospheric pressure is also acting at this point। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो इफेक्ट है जो यहां से बाहर इसको नीचे पुश करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वो दोनों तरफ से बराबर होगा। अब कराची में यहां से लग रहा है लेट सपोज 101,000 पास्कल्स का प्रेशर, और यहां से भी लग रहा है 101,000 पास्कल्स का प्रेशर। तो लिक्विड के लिए जो प्रेशर मैटर कर रहा है वो इन दोनों में से कोई प्रेशर मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। जो मैटर कर रहा है प्रेशर वो सिर्फ लिक्विड वाला ही प्रेशर मैटर कर रहा है ऑयल के लिए। तो ऑयल जो बाहर आता है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रेशर की वजह से बाहर आ रहा है। आज जब आप लाहौर ले जाएंगे वहां पे प्रेशर थोड़ा कम है, वहां पे कहते हैं यार 99,000 का प्रेशर है, बहुत ज्यादा कम बता दिया मैंने, लेकिन चलो यहाँ से भी 99,000 स्टिल डजंट मेक अ डिफरेंस टू द लिक्विड प्रेशर। तो ये और ये तो कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये यहाँ से भी एक्ट कर रहा है, तो इसलिए डजंट मैटर। और हम यही बात यहाँ पे बताएंगे कि भाई atmospheric pressure also acts on the oil from the crack। बस इतनी सी बात में बस पूरी कहानी एक्सप्लेन हो जाएगी, खत्म। As time passes, oil hits the floor, the point where the oil hits the floor moves away from point P and towards the tank। Why this happens? कह रहे हैं अभी स्ट्रीम ऑफ लिक्विड जो है वो यूं जा रही है, थोड़ी देर बाद ये स्ट्रीम यूं हो जाएगी, ये यूं हो जाएगी, ठीक है यूं हो जाएगी। ये इतने कम प्रेशर से क्यों निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता? इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? अब प्रेशर कम क्यों होता जा रहा है एज टाइम पासेस? क्योंकि लिक्विड जो है वो कम होता जाएगा, तो ये हाइट जो है वो कम होती जाएगी, और जब हाइट कम होती जाएगी तो लिक्विड का प्रेशर जो है वो पॉइंट पी पे, ये वाले क्रैक पे कम होता जाएगा, और इसलिए प्रेशर कम होगा। बस यही वाली कहानी तो हम बता देंगे। लिक्विड लेवल ड्रॉप्स, डेप्थ decreases, so pressure at crack
ड्यू टू ऑयल डिक्रीजेस। ठीक है। आई गेस कि लिक्विड प्रेशर के यार तुम लोगों को बाकी के सवाल करने चाहिए खुद, मतलब वरना ये होगा कि हम लगे रहेंगे इसी में। एक सवाल है तो यहाँ पे, नहीं है, नहीं है, कोई और सवाल है वो तो मुझे लग रहा है मैंने हाईलाइट भी नहीं किया। सो आई गेस लिक्विड प्रेशर के कुछ सवाल बाकी कर लेना यार। एक और क्वेश्चन, मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं और फिर इसके अलावा और बहुत सारे हैं, तो फिर मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सो एवरीथिंग हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रैक्टिस योरसेल्फ। हमने अभी ये वाला किया, ये वाला नहीं किया। लेट्स लुक एट वन क्वेश्चन फ्रॉम गैस प्रेशर, ताकि पूरा चैप्टर और फिर बाकी की चीजें भी कवर कर सकें। सो 2018 मई जून का क्वेश्चन है गैस प्रेशर का, इसको देखो। Explain how molecules in the bag exert a pressure on the inside of the bag. अंदर एयर है तो वो बैग पे ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, क्यों एक्सर्ट करेगी? मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन यूज करके एक्सप्लेन कर। तो आप बताते हो गैस molecules moving randomly collide with the inside of the bag, right? Inside surface of the bag से collide करेंगे। Each particle does what? Each collision causes a force, right? और वो जो फोर्स लगती है, देर आर मैनी कोलिजन्स, ये बताओगे? देर आर मैनी कोलिजन्स पर सेकेंड, और आप एंड में बता दोगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज pressure. When the bag is closed, pressure of the air is 80 and bag contains this much air. Aircraft वो भी ground पे था, pressure of the air inside the aircraft is 100 kilopascals. Calculate the change of the air inside the bag when the aircraft is on the ground. Calculate the volume of the air inside the bag when the aircraft is on the ground. तो अब हम इस बात को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं आंसर? बैग क्लोज्ड है, अंदर का प्रेशर बैग के 80 पास 80 है, वॉल्यूम 500 है एयर का। ठीक है। इस वक्त कह रहे हैं कि जब प्रेशर जो है वो बढ़ के 100 हो जाएगा तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है, अगर प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए। हम यहाँ पे यूज कर लेंगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब P1V1 इज इक्वल टू P2V2 में यहाँ पे 80 डाल दो, यहाँ पे आप 500 डाल दो, यहाँ पे आप 100 डाल दो, और यहाँ पे अननोन वॉल्यूम निकाल लो। कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। 400 cm³ वॉल्यूम निकाल। अजम्पशंस क्या होती हैं इस ऊपर रिलेशनशिप को अप्लाई करने के लिए? जो अजम्पशन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और गैस का मास कांस्टेंट रहता है। ठीक है। देयर इज अनदर क्वेश्चन अबाउट प्रेशर, जो ये वाला है। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लिक्विड प्रेशर, but it also includes the एयर गैस प्रेशर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना प्लीज यार, छोड़ना मत। ठीक है, देख लेना, ये अच्छा लंबा सवाल है, बट आई वुड लाइक टू कवर मोर ऑफ द सिलेबस टुडे, सो माय गोल इज टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये वाला कर लेना। ठीक, वैसे तो और बहुत सारे भी हैं जो आप कर सकते हो। बैरोमीटर के दो क्वेश्चन है, एक कर लेते हैं, बाकी दूसरा आप देख लेना। ये वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 2013 वाला। अब ये बैरोमीटर का जो क्वेश्चन है 2013 वाला, इसको खोलते हैं। मैनोमीटर हमने करना नहीं है। बैरोमीटर का सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
हमने इन पॉइंट्स को ABC कहा था, यहाँ पे PQR लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने बंद करके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया हुआ था, इन्होंने इसको वैक्यूम पंप से ही कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमेशा वैक्यूम रहेगा। 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स विच आर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी नाम बताएं, कौन कौन से पॉइंट्स PQR में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है? एक तो होता है आपका R, और दूसरा जो उसका उसके इक्वल प्रेशर होता है वो होता है जी Q। इसका मतलब P पे प्रेशर जो होता है वो 0 होता है। मरकरी की डेंसिटी दी हुई है, G की वैल्यू दी हुई है, और लेंथ ऑफ द ट्यूब बताई हुई है मरकरी कॉलम की। तो रोजी एच से अप्लाई करके आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम निकाल दें, बट यू आर आल्सो एक्चुअली फाइंडिंग आउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो रो GH यूज करें। वन 103,360 तरीका, वैसे हमारा जो अच्छा तरीका ये है कि हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करके लिखें, या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कर दें राउंड ऑफ, ये हो जाएगा 103,000 पास्कल। ठीक है, इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लिखने चाहिए, लेकिन प्रेफरेबल है, बट ये नहीं कि 100% जरूरी है, बट स्टिल आदत होनी चाहिए। स्टिल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इफ मर्करी इज रिप्लेस्ड विद वाटर। मर्करी को वाटर से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा? पहली बात तो ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही लग रहा है ना जो आर पे जो लग रहा है, तो इसका मतलब क्यू पे प्रेशर उतना ही लगना चाहिए जितना आर पे लगेगा, वो चीज चेंज नहीं हो सकती। प्रेशर कैन नॉट बी चेंज्ड, प्रेशर नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। रिमेंबर व्हाट डज अ बैरोमीटर डू, इट जस्ट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू कैन नॉट चेंज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय चेंजिंग द लिक्विड इन योर बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपके वेदर पे और आपके ऊपर हवा जो है इसकी कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। सो व्हाट इज गोइंग टू चेंज? if you're changing the liquid inside the device, then it will have a different density, so the device will now give you a different height की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अब सोचना ये है कि हाइट की वैल्यू डिफरेंट कैसे होगी। आपने पढ़ा है कि प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक का होता है और रो जी एच के बराबर ही होता है। अब हुआ ये है कि आप हाइट के चेंज को देखना चाह रहे हैं कि हाइट का चेंज कैसे आएगा, इसको सब्जेक्ट बना लिया मैंने। पता मुझे ये चला कि ये तो सेम रह रहा है, तो इसकी वजह से तो हाइट में चेंज नहीं आएगा। वाटर जो है वो मरकरी की जगह डाल दिया। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है कम होती है? वाटर की डेंसिटी होती है मरकरी से बहुत कम, तो प्रेशर जो है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्योंकि अब उतना ही प्रेशर है और वाटर की डेंसिटी बहुत कम है, तो हाइट पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? ये एच रो से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? चेक करो। if pressure remains the same और G will remain 10 as it is, तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब रो के कम होने से हाइट बढ़नी चाहिए, और हाइट बहुत ज्यादा आएगी, और इसीलिए ये तकरीबन 1 मीटर की हाइट है। मरकरी का आपका जो डिवाइस है वो तकरीबन आपके टेबल की हाइट जितना डिवाइस होगा, जिस टेबल पे अभी आप लैपटॉप रख के बैठे हुए हो या बुक रख के बैठे हुए हो। लेकिन वाटर की हाइट, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 13 गुना कम है, वाटर की डेंसिटी थी ऑलमोस्ट 1000, मरकरी की डेंसिटी है 13,600। 13.6 टाइम्स डेंसिटी डिक्रीज होगी तो 13.6 टाइम हाइट ज्यादा आएगी, मतलब ऑलमोस्ट 13 मीटर की हाइट, 10 12 13 मीटर की हाइट का डिवाइस आपको हाइट दे रहा होगा, मतलब आपके कमरे से भी ऊपर निकल जाएगी। 2 फ्लोर के बराबर आपका बैरोमीटर होगा। क्या फायदा है ऐसे बैरोमीटर का? दैट्स व्हाई वी यूज अ हाई डेंसिटी लिक्विड व्हिच इज मरकरी। सो आप बताओगे atmospheric pressure remains the same, obviously. Water is less dense, so height of the column will increase. मीरब, आपने जो क्वेश्चन किया बेटा इसको जरा एक दफा दोबारा से यहाँ से पढ़ लो प्लीज। रिमेंबर दिस, ये जरूरी है याद रखना। यस, ए एंड बी बोथ आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेक्निकली ए पे ही एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, लेकिन बी पे जो प्रेशर लग रहा है वो ड्यू टू द लिक्विड लग रहा है।
बट ए और बी का प्रेशर होता है एक दूसरे के बराबर, सेम होता है. So the value of the pressure that is acting at B due to the liquid is equal to the value of the pressure that is acting at A, which is the atmospheric pressure. ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर यहां से लगता है उतना ही ये लिक्विड यहां से पुश होके ऊपर जाता है. ठीक है, तो इसीलिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही इस लिक्विड की हाइट डिपेंड कर रही होती है. ये बात ध्यान में रखनी. ओके, तो इसलिए वहां पे हम क्यों लिख रहे हैं. ओके, आई गेस वी आर डन विद द बैरोमीटर क्वेश्चन एज वेल. दूसरा वाला बैरोमीटर का क्वेश्चन कर लेना यार, ये वाला. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है ये, बट स्टिल. हाइड्रोलिक सिस्टम्स और मैनोमीटर रिमूव हो चुके हैं. सो लेट्स मूव टू डिफॉर्मेशन. यार हो नहीं पाता टारगेट, थोड़ा सा ओ लेवल का सिलेबस ना बहुत ज्यादा लंबा है. वही तो लग रहा है, जो मैंने इतना सारा टारगेट आप लोगों को बताया था हमारा कंप्लीट हो पाएगा. पर लेट्स डू डिफॉर्मेशन फॉर नाउ. पहले इतना तो करें. डिफॉर्मेशन का सवाल, डिफॉर्मेशन को जल्दी कवर करते हैं, छोटा चैप्टर है. आओ, तो बैरोमीटर तो करवा दिया, बैरोमीटर का सवाल करवा दें, बैरोमीटर का क्वेश्चन करवा दें. हैव वी डन इट इन क्लास ओरिजिनली? पहले ये चेक करो, मेरे ख्याल से क्लास में करवाया हुआ है हमने बेटा. अगर नहीं हुआ तो मुझसे अलग से पूछ लेना, लेकिन क्लास में करवाया हुआ होगा यकीनन. प्रेशर का चैप्टर जो हमने ओरिजिनल जो आपकी वीडियोस हैं लंबी वाली, उनमें जाके प्लीज देख लो, तो वहां पे हुआ होगा. चलो डिफॉर्मेशन स्टार्ट करें यार, थोड़ा सा टाइम बचा है. डिफॉर्मेशन के अंदर आप पहले तो ये पढ़ते हो कि फोर्स जो है obviously that has lots of effects. So one of the effects of force is to change the shape and size of the objects, right? तो चीजों की शेप और साइज चेंज हो सकता है फोर्स लगने की वजह से. स्पेशली एक उसकी कॉमन एग्जांपल है स्प्रिंग. तो हम इस पूरे चैप्टर में स्प्रिंग्स को एज एन एग्जांपल लेकर डिस्कस कर रहे होंगे फॉर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स. अब हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं कि स्प्रिंग पे जो आप फोर्स अप्लाई करते हो उसकी वजह से स्प्रिंग की लेंथ में, मतलब स्प्रिंग की एक्सटेंशन में कितना चेंज आता है. तो आपने इस तरह ऑपरेटर सेटअप कर लिया, ये स्टैंड से ही हैंग हुआ होगा, ये भी स्टैंड से ही हैंग हुआ होगा. 2 रिटॉर्ट स्टैंड यूज करके आप सामने एक दूसरे के रख के, एक रिटॉर्ट स्टैंड से आपने स्प्रिंग को सस्पेंड किया हुआ होगा और उसके नीचे मासेस हैंग करोगे. दूसरे रिटॉर्ट स्टैंड से आपने मीटर रूल सामने सस्पेंड किया हुआ होगा. ये एक फिड्यूशियल मार्कर यूज कर रहे होगे ताकि पैरेलक्स एरर ना आए. एनीवेज, तो आप बेसिकली लोड बढ़ाते जाते हो और एक्सटेंशन को नोट करते जाते हो. एक्सटेंशन का मतलब होता है कि लेंथ में चेंज कितना है, और लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ बना लेते हो. अब एग्जाम में आपके पास ग्राफ लोड और लेंथ का भी आ सकता है, एक्सटेंशन को वाई एक्सिस पे भी रख सकते हैं, फोर्स को एक्स एक्सिस पे भी रख सकते हैं, ये चीज़ें भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राफ है वो आपके सामने में रख दिया, जो ओरिजिनली इस एक्सपेरिमेंट में बनाया जाता है, वो है लोड एक्सटेंशन ग्राफ. एक्सटेंशन एक्स एक्सिस पे, लोड वाई एक्सिस पे. ठीक है, ग्राफ की शेप हमेशा इसी तरह की होगी. अगर यही एक्सेस हो इसी तरह के, अगर एक्स यहाँ पे आ जाए और एफ यहाँ पे आ जाए तो ग्राफ की शेप क्यों हो जाएगी. ठीक है, ये ग्राफ को आप देख रहे हो कि 0,0 से पास कर रहे हो और स्ट्रेट लाइन है अप टू पॉइंट पी. तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता लग रहा है कि एफ और एक्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर एफ और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एफ और एक्स जो है वो आपस में कैसे ये कौन सा लॉ है बेसिकली, एफ और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. व्हाट लॉ इज दिस कॉल्ड? देयर इज अ लॉ, दिस लॉ इज कॉल्ड हुक्स लॉ. ठीक है, अच्छा. अब पॉइंट पी को हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. पॉइंट पी को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये वो पॉइंट है जिसके बाद एफ और एक्स एक दूसरे से प्रोपोर्शनल नहीं होते, इस पॉइंट के बाद. ठीक है, तो जहां तक एफ और एक्स आपस में प्रोपोर्शनल है, हम वहां पे एक इक्वेशन बना सकते हैं कि यार अगर एफ और एक्स एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के एक्स. कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट. अभी हर स्प्रिंग का अपना अपना होता है स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है, और मजे की बात यह कि स्प्रिंग कांस्टेंट आप किस ग्राफ का कोई भी पॉइंट उठा ले, पॉइंट पी से पहले पहले ये पॉइंट उठा लो, यहाँ से एफ की वैल्यू उठाओ, यहाँ से एक्स की वैल्यू उठाओ और के को निकाल लो एफ अपॉन एक्स करके. ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है. एक बात याद रखना है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा स्टिफ होता जो स्प्रिंग कांस्टेंट जिस स्प्रिंग का ज्यादा होता है वो वाला स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ होता है, इट इज हार्डर टू एक्सटेंड. और जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है वो स्प्रिंग जो है वो इट्स इजियर टू एक्सटेंड, इट्स अ वेरी लूज स्प्रिंग. ठीक है, अच्छा. तो ये जो ग्राफ का ग्रेडियंट है ये स्प्रिंग कांस्टेंट की इंडिकेशन देता है. इसका मतलब है कि अगर एक स्प्रिंग का ग्राफ ऐसे बना हुआ होता तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू ज्यादा होती, ज्यादा स्टिफ होता. और अगर ऐसे बना हुआ होता कोई ग्राफ तो इसका मतलब है कि उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम है और वो स्प्रिंग ज्यादा लूज है. बट देखो इंपॉर्टेंट बात है कि ये के ग्रेडियंट के बराबर है कौन से ग्राफ में, फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ में. अगर ये एक्सटेंशन वर्सेस फोर्स का ग्राफ बना हुआ होता तो फिर ग्रेडियंट 1/k के
प्रोपोर्शनल होता। इसका मतलब है कि फिर जो ज्यादा स्टीप ग्राफ होता वो लेस स्प्रिंग कांस्टेंट को शो कर रहा होता, और जो लेस स्टीप ग्राफ होता वो ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट को शो कर रहा होता। मैं तेज तेज से बातें कर रहा हूँ, लेकिन आई होप कि आप रिकॉर्डिंग में इसको देख के दोबारा रिवाइज कर लोगे, एंड ऑब्वियसली यू कैन गो थ्रू द ओरिजिनल नोट्स। द ओरिजिनल नोट्स हैव ऑल द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ दीज ग्राफ्स। जितनी जितनी ग्राफ्स हैं, इसको मैंने इस तरह रिप्लेस करके स्वैप करके बनाया हुआ है, लेंथ का ग्राफ भी बना के दिखाया हुआ है, ब्ला 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 सब कुछ किया हुआ है। सो यू कैन ऑब्वियसली गो थ्रू दैट। राइट नाउ वी आर जस्ट राइट लर्निंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दो तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या तो एफ इज इक्वल टू के एक्स की इक्वेशन यूज करो और स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट कर लो, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम किस तरह के आते हैं, कहते हैं यार एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 5 न्यूटन की जब फोर्स लगी तो उसकी एक्सटेंशन आई 0 पॉइंट उसकी एक्सटेंशन आई 2 सेंटीमीटर की 5 न्यूटन की फोर्स पे। अब वो कह रहे हैं यार अगर मैं 7 न्यूटन की फोर्स लगा लूं तो कितना एक्सटेंड होगा मेरा स्प्रिंग। इस किस्म के सवाल आ जाते हैं। So for obviously using this and this, you can find out the value of k, and then you can use the whole equation again and find put the known value of f over here, put the value of k here, and you can find out the extension. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आप यूं भी सॉल्व कर सकते हो। f1 अपॉन f2, पहला लोड और दूसरा लोड डिवाइड किया, और पहली एक्सटेंशन और दूसरी एक्सटेंशन डिवाइड की। ऊपर 1 है, यहाँ पे दोनों जगह ऊपर 1 है, नीचे दोनों जगह 2 है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप इस तरह भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। स्प्रिंग्स को जब आप कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, पैरेलल या सीरीज में, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर दो स्प्रिंग्स सीरीज में लगे हुए तो ओवरऑल दे मेक अ मोर लूज सिचुएशन, where the overall value of k will be given by this formula, and it will the new value of k, the combined value of k will be less than these values of k। मतलब लेट्स सपोज अगर ये है 5 और ये है 7, तो ओवरऑल k की वैल्यू जो है वो 5 से भी कम होगी, 7 से भी कम होगी। तो ओवरऑल ये दोनों मिला के जो स्प्रिंग बनेंगे सीरीज में, वो ओवरऑल स्प्रिंग के मुकाबले में उनकी उसकी के की वैल्यू कम होगी, वो लेस स्टिफ होगी, और सेम लोड के लिए ज्यादा एक्सटेंशन आएगी। ठीक है, अब ऐसा समझ लो कि अगर ये दोनों की वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू भी 10 है और इसकी वैल्यू भी 10 है, तो कंबाइंड के कितना आएगा? हु कैन टेल मी, बिकॉज यू हैव सीन दिस फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल फॉर एग्जांपल, सो यू शुड नो। जब इस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं और यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होती हैं, तो ओवरऑल आंसर क्या आता है? किसको याद है ये बात? याद है वो पैरेलल में सीरीज की पैरेलल में रेजिस्टेंस की तुम लोगों को कुछ ट्रिक्स बताई थी कि अगर दो पैरेलल में सेम रेजिस्टर्स हो तो उनका रेजिस्टेंस क्या आता है? प्रोडक्ट अपॉन सम के अलावा एक और बात बताई थी अली, आधा आ जाता है रेजिस्टेंस। तो अगर ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, तो अब इसमें पैरेलल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला सीरीज में आता है, तो यहाँ पे ये बेसिकली ओवरऑल के की वैल्यू आएगी 5। तो ओवरऑल के जो है वो दोनों अगर स्प्रिंग आइडेंटिकल हैं तो उनका ओवरऑल के आधा हो जाएगा। ओवरऑल के आधा हो जाएगा तो स्प्रिंग की के की वैल्यू एग्जैक्टली हाफ ऑफ द ओरिजिनल है। इसका मतलब है कि एक स्प्रिंग के मुकाबले में दो स्प्रिंग्स की एक्सटेंशन एग्जैक्टली डबल हो जाएगी। यहाँ मैंने मोड लिख रहा हूँ, अगर ये आइडेंटिकल हो तो एग्जैक्टली डबल हो जाएगी एक्सटेंशन फॉर द सेम लोड, राइट, फॉर द सेम लोड। आई एम कंपेयरिंग टू स्प्रिंग्स टू जस्ट वन ऑफ दो स्प्रिंग्स। अगर मेरे पास सिर्फ एक स्प्रिंग होता और उसमें मैंने ये वाला लोड हैंग किया होता, लेट्स सपोज 5 न्यूटन का, ठीक है, अब मेरे पास दो स्प्रिंग्स हैं, सेम वही आइडेंटिकल दो स्प्रिंग्स हैं, लेकिन मैंने 5 न्यूटन का यहाँ से लोड हैंग किया, तो इसमें मेरे पास जो एक्सटेंशन आएगी वो डबल आएगी। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं पैरेलल की। पैरेलल में अगर बात करी जाए तो जो कंबाइंड किया होता है वो k1 प्लस k2 करके आता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा आता है। तो अगर ये 10 है और ये 10 है तो ओवरऑल k क्या आएगा? 20। अगर आइडेंटिकल वैल्यूज हैं तो k की वैल्यू डबल हो जाएगी, ज्यादा k डबल हो जाएगा तो एक्सटेंशन एग्जैक्टली क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना, हाफ कंपेयर टू व्हाट? जी सीरीज में जल्दी डिफॉर्म होगा, सीरीज में ज्यादा डिफॉर्म होगा, और पैरेलल में कम डिफॉर्म होगा। यस, सो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये डबल आ रहा है कि ये 10 है और ये 10 है और ये 20 आ रहा है, तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी फॉर द सेम लोड, बट कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू जस्ट अ सिंगल स्प्रिंग। सो इफ यू जस्ट हैव अ सिंगल स्प्रिंग, राइट, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 10 है और उस पर आपने 5 न्यूटन का लोड लगाया है, आई डोंट नो 5 न्यूटन का लोड लगाया, तो जो भी एक्सटेंशन आई वो आपने मेजर कर ली। अब आप दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को पैरेलल में लगाओ और उस पर वही 5 न्यूटन का लोड लगाओ, एक्सटेंशन जो भी पहले आ रही थी उसके मुकाबले में आधी एक्सटेंशन आएगी। ठीक है, क्योंकि के डबल हो गया। अच्छा अब ये बात ध्यान में रखें कि अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए, इन दोनों को अगर आपस में इनकी एक्सटेंशंस को आपस में कंपेयर किया जाए, तो मैं कहता हूं यार ये के की वैल्यू भी 10 है। अब जरा बात को गौर से सुनना प्लीज, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। इनका कंबाइंड के क्या आएगा? इनका कंबाइंड क्या आएगा? 5। इनका कंबाइंड के क्या आएगा? इनका कंबाइंड क्या आएगा?
20, कितने टाइम्स का फर्क है? उसका 1/4 आ रहा है के, तो इसकी एक्सटेंशन 4 टाइम्स ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस। तो अगर 5 न्यूटन के लोड पे ये 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड करता है, तो 5 न्यूटन के लोड पे ये एक्सटेंड करेगा बाय 8 सेंटीमीटर। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, ठीक है? चलो शाबाश। ये चीज आप लोग सीरीज और पैरेलल सर्किट्स में पढ़ते थे कि अगर मैंने आपको पूरा एक याद है लंबी सी 3 कॉलम्स बनवा के बहुत सारी एग्जांपल्स करवाई थी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए थे, बल्ब लगाए थे हमने दो, एक बल्ब लगाया था सिर्फ, फिर 2 सीरीज में लगाए थे और 2 पैरेलल में लगाए थे, और तीनों सर्किट्स को साइड बाय साइड कंपेयर किया था। उसका करंट, उसके अंदर वोल्टेज, उसके अंदर रेजिस्टेंस, उसके अंदर पावर, हर चीज को कंपेयर किया था। और वो एग्जाम्पल आप लोगों के नोट्स में, कॉपीज में, हर जगह है, देख लेना। खैर, so this is deformation chapter and there are some deformation questions as well. मैंने 3 मार्क किए हैं या 4 मार्क किए हैं, जिनमें से जितने कर सकते हैं 2 या 3 कर लेते हैं। Let's start with the one at the bottom, okay? भाई ये apparatus है, आपको नजर आ रहा है। एक चीज में मिसिंग है, मीटर रूल। एक मीटर रूल यहाँ पे आप कैसे सेट करोगे? इधर एक और रिटॉर्ट स्टैंड रखोगे और उसके बोज और क्लैंप के साथ एक मीटर रूल जो है वो आप क्लैंप कर दोगे सामने ताकि आ रहा हो। और ये बहुत दूर दूर है, तो इधर से एक फिड्यूशियल मार्कर, मतलब एक ऐसे एक चीज होगी जो इधर से अटैच हुई होगी, ऐसे करके इसकी तरफ पॉइंट कर रही होगी ताकि इजीली रीडिंग ली जा सके यहाँ। चलो यार, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग जो है ना थोड़ा खुद खुद करके मुझे बताओ, उससे बहुत बोला नहीं जा रहा बहुत, तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ लें आप, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक्सटेंशन वर्सेस फोर्स का ग्राफ है, तो ऑलरेडी यू कैन सी कि एक्सटेंशन वाई एक्सिस पे ले लिया, लोड जो है एक्स एक्सिस पे ले दिया। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस ग्राफ में भी रीच नहीं हुआ, और वो कह रहे हैं जी ऑन द ग्राफ स्केच द शेप ऑफ द ग्राफ। वो कह रहे हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसकी 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो जाएगी। अगर दिस पॉइंट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो इसके आगे जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? सो हाउ आर यू गोइंग टू प्लॉट दैट ग्राफ? Is it going to curve in this direction or is it going to curve in this direction? एक्सटेंशन की तरफ हमेशा कर्व होता है, और आपको बताई भी है बात, तो आप यूं कर्व करें, इतना सा कर्व। चलो चलें जी, आगे चलें। All loads are removed. A block of wood is suspended from the end of the spring. The length of the spring increases from. Determine the weight of the wooden block. सवाल को गौर से पढ़ लिया? सवाल को गौर से पढ़ लिया? सवाल की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई? सारे लोड्स रिमूव कर दिए, स्प्रिंग कहाँ आ जाएगा? अपनी ओरिजिनल लेंथ पे। ओरिजिनल लेंथ उसकी 4.9 होनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने कहा लेंथ स्प्रिंग की यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करती है। और एक्सटेंशन आप इन दोनों को माइनस करके निकाल लोगे, तो पहले यहाँ से एक्सटेंशन निकालो यार, एक्स की वैल्यू निकालो, जल्दी जल्दी से माइनस करके बताओ। शाबाश, क्या आ रही है एक्सटेंशन? 8.5 सेंटीमीटर। ग्राफ पे एक्सटेंशन ढूंढेंगे और देखेंगे कि हमारा जो ब्लॉक ऑफ वुड है वो लोड कितना अप्लाई कर रहा है जी। तो 8.5 कहाँ है जी? ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। तो 9 और 8 के बीच में 8.5 यहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं कहता हूँ ना कि आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए टू द एक्यूरेसी ऑफ हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉक्स, तो दैट मीन्स कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो रीडिंग है वो आपको पता होनी चाहिए कि बीच में ही आ रही है। थ्री पॉइंट वन न्यूटन का लोड, ये डायरेक्ट आपका लोड ही है, ठीक है? अगर यहाँ पे लेट सपोज ये आपसे मास मांग लेते, अभी आपको वेट पता लगा, आपसे मास मांग लेते तो W इज इक्वल टू mg यूज कर लेते। आप 3.5 कैसे लिख रहे हो मेरे बच्चे? 3.5 कहाँ से हो गया? 3.5 तो यहाँ होगा। देखो ये 3 है, ये 3.2 है, ये 3.4 है, 3.6 है, 3.8 है और ये 4 है। So this right here is 3.1. Okay, please read the graph carefully. अब इन्होंने क्या किया? 2 स्प्रिंग्स पैरेलल में लगा दी। एक सेकंड स्प्रिंग आइडेंटिकल टू द फर्स्ट वन। अब क्या होगा जी? Repeats the experiment and gradually increases the load to 9 Newton.
कह रहे हैं क्या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो जाएगी या नहीं। याद रखो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कितने न्यूटन की थी, सॉरी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कितनी एक्सटेंशन पे आ रही थी मेरे स्प्रिंग्स की, तकरीबन इतनी एक्सटेंशन पे आ रही थी। तकरीबन 19 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ रही थी। 7 न्यूटन के लोड पे जब वो 19 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर रहे थे तो उनकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ रही थी। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास दो स्प्रिंग्स हैं तो क्या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच होगी। नाउ आई वांट समवन टू आंसर दिस। आई विल स्टे क्वाइट फॉर 2 मिनट्स, लिटरली एक लफ्ज भी नहीं मैं बोलूंगा और मैं आपको सिर्फ चैट में आंसर पढ़ूंगा कि आप क्या लिख के मुझे बता दो, ठीक है। चलो पहले आप ये सोचो कि 9 न्यूटन के लोड पे क्या 19 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन रीच होगी या नहीं। अज्यूम कर लो कि ये लोड 7 न्यूटन का ही लगा हुआ है। इसकी एक्सटेंशन हाउ वुड इट कंपेयर टू अ सिंगल स्प्रिंग, वुड इट एक्सटेंड मोर और वुड इट एक्सटेंड लेस। अगर ये दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं तो इसकी एक्सटेंशन हाफ होनी चाहिए, इसकी एक्सटेंशन हाफ होनी चाहिए कंपेयर टू सिंगल स्प्रिंग। सिंगल स्प्रिंग की 7 न्यूटन के लोड पे क्या एक्सटेंशन आई थी, 19 सेंटीमीटर। हमारी एक्सटेंशन उसकी बिल्कुल आधी आएगी, मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा 7 न्यूटन पे 19 का बिल्कुल आधा, जिसका मतलब है 9.5। मतलब मेरे जो नए स्प्रिंग्स हैं दो आइडेंटिकल, उनका जो ग्राफ है वो यूं बनेगा। अब इस ग्राफ को सीधा एक्सटेंड कर लो 9 न्यूटन तक। 9 न्यूटन तक आपने इस ग्राफ को एक्सटेंड किया और आप क्वेश्चन मार्क लगाएं और ये पूछें कि क्या 19 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन रीच हो गई। नहीं हुई, नहीं हुई, बिकॉज 9 न्यूटन के लोड तक अभी वो एक्सटेंशन रीच ही नहीं हुई है जहां पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ रही थी। अगर ये यहां तक पहुंच जाता ग्राफ किसी तरह यहां तक पहुंच जाता तो फिर हम कहते हैं कि हाँ यार लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो गई, बट नहीं हुई रीच। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट रीच्ड। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन इन प्रॉपर वर्ड्स। तो हम बताएंगे कंबाइंड A is 2x, so extension for same load, ये बताना जरूरी होता है, for same load will be half, so limit of proportionality is not reached at 9 न्यूटन। बस आसान लफ्जों में खत्म हो गई बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जवाब नहीं दे रहा मैं। मेन चीज ये बतानी है कि के डबल हो जाएगा, एक्सटेंशन आधी हो जाएगी, और फिर बस आप पूरे अपने ग्राफ की स्केचिंग उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। आपने चेक कर लिया, आपको पता लग गया कि नहीं रीच हो रही लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन है डिफॉर्मेशन का। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक डिफॉर्मेशन का क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स सी। नहीं ठीक है, क्या कर रहा है यार, नींद नहीं है इसको। ओके लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, ये मिलता जुलता सवाल है यार। ये वाला सवाल ना बिल्कुल उसका रिपीट है एक तरह से, समझ रहे हो। ग्राफ भी उसी तरह का है और आखिर में वही सवाल दोबारा से पूछ रहे हैं, मिलता जुलता ही सवाल पूछ रहे हैं, पैरेलल में स्प्रिंग लगा रहे हैं। तो आई थिंक
हम ये वाला नहीं करते, कोई डिफरेंट सवाल कर लेते हैं डिफॉर्मेशन का, ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिससे बिल्कुल मिलता जुलता ना हो। ये वाला अच्छा क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन। इट डजंट हैव अ ग्राफ इन इट, बट आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेस्ट हो रहा है। सो पहले सवाल का जवाब, विच, तीन स्प्रिंग्स हैं आपके पास ए बी सी, तीनों के साथ अलग अलग ये लोड उन पे अप्लाई किया जा रहा है। कह रहे कौन सा ऐसा स्प्रिंग है जिसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो गई है और उसने वो एक्सीड कर चुका है, वो कहाँ से पता चलेगा? हम्म देखो, ग्रेज आपकी जो एक्सटेंशन इंक्रीज होती है वो, उसमें जो चेंज इन लेंथ आता है वो बिल्कुल स्टेडी चेंज आता है। 0.5 का चेंज, पॉइंट नहीं 0.8 का चेंज, 0.8 का चेंज, 0.8 का चेंज, 0.8 का चेंज। इसके अंदर अभी तक ये प्रोपोर्शनल चल रहा है। इसमें चेक करो, 0.9 का चेंज, 0.9 का चेंज, 0.8 का चेंज, स्टिल 0.9 का चेंज। आई वुडंट से कि इसमें एक्सीड हुई है अभी तक। इसमें देखते हैं, 0.8 का चेंज है, फिर 0.8 का चेंज है, लेकिन अब ये चेंज बहुत बड़ा है और ये चेंज और भी बहुत बड़ा है। यहाँ कहीं समवेयर ओवर हियर, समवेयर बिटवीन 2 and 2.5 न्यूटन लोड, द स्प्रिंग सी exceeded its limit of proportionality। ठीक है, तो सी, यूजिंग डेटा एक्सप्लेन हाउ यू ऑब्टेन योर आंसर टू A1। तो हम बताएंगे A and B, हम ये बता देंगे एक्सटेंशन। हम वैसे चेंज इन लेंथ तो नहीं लिख रहे, चलो हम ये लिख देते हैं, चेंज इन लेंथ ऑफ A and B is still proportional to change in load, but for C between 2 and 2.5 Newton load, the change in length is not proportional and length starts to increase rapidly. Calculate the unstretched length of A. A की unstretched length क्या होगी? Well, आप जवाब दो, मैं नहीं बता रहा। A की unstretched length बतानी है। देखो, अगर टेबल में 0 न्यूटन का लोड लिखा हो ना, तो बताना बड़ा आसान होता है। अगर टेबल में 0 न्यूटन का लोड लिखा हो तो वो जो लेंथ होती है वो अनस्ट्रेच्ड लेंथ होती है, लेकिन टेबल में आपका जो रीडिंग है वो 1 न्यूटन से स्टार्ट हो रही है। अब आप ये चेक करोगे, ए के अंदर जो एक्सटेंशन का चेंज आ रहा है हर आधे न्यूटन के लिए, हर 0.5 न्यूटन के लिए, वो चेंज ऑफ लेंथ जो आ रहा है वो 0.8 का आ रहा है। कैन यू चेक? देखो, इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 0.8। 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 अब यहाँ पे हाफ 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 हाफ, इससे पीछे जाओ, 0.5 का एक कॉलम ऐड, एक रो ऐड कर लो, ऊपर जाके एक और रो ऐड कर लो 0.5 न्यूटन की। तो इसकी उसका लेंथ में 0.8 का और डिक्रीज करो, कितना आएगा? 6.1 माइनस 0.8 कितना होता है? 5.3 सेंटीमीटर। और अब चले जाओ 0 न्यूटन पे, 0 न्यूटन से 0.8 और पीछे जाओ, कितना हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर अनस्ट्रेच्ड लेंथ। यू डोंट नीड टू शो योर वर्किंग रियली। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आंसर एक्सेप्टेबल है। जो बंदा इस आंसर तक पहुंचेगा तुक्के से पहुंच ही नहीं सकता, कोई ना कोई लॉजिक आपने यूज की होगी। सो हमने लॉजिक यहाँ पे यूज करनी है। अब वो एग्जामिनर देख ले मैंने यहाँ पे कुछ किया है नहीं किया, डजंट मैटर, द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, 1 मार्क का ही है। हाउ द स्टूडेंट कैन यूज स्प्रिंग ए टू डिटरमिन द मास ऑफ अ स्मॉल रॉक। देखो, ये आपने 3 तरह के बैलेंस पढ़े हैं। 3 तरह के बैलेंस होते हैं, टॉप पेन बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस जिसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और एक होता है लिवर बैलेंस। हमारा जो स्प्रिंग है वो कौन से वाले में यूज हो रहा होता है?
स्प्रिंग बैलेंस, न्यूटन मीटर में स्प्रिंग यूज होता है। अब वो जो न्यूटन मीटर होता है उसके अंदर जो स्केल चल रहा होता है, न्यूटन मीटर आपने देखा हुआ होगा, न्यूटन मीटर देखने में कैसा होता है? उसके अंदर यहाँ पे जो स्केल चल रहा होता है उसमें रीडिंग्स कौन से यूनिट में होती हैं? यहाँ पे जो न्यूटन मीटर में वो कौन से, उसके अंदर वो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होता है, न्यूटन में या ग्राम्स में कैलिब्रेटेड होता है। तो इसलिए एक मिनट रुकना यार, एक मैसेज कर रहा हूँ प्लीज, सॉरी। ओके, सो भाई बात ये हो रही है कि यहाँ पे जब आप इसको एक्सटेंड करते हो, हुक को स्प्रिंग एक्सटेंड होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से आपका इंडिकेटर नीचे आता रहता है, इंडिकेटर आपका मूव करता है और वो रीडिंग चेंज होती है, बट वो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होता है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं है। देन हाउ डू यू यूज द स्प्रिंग टू डिटरमिन द मास ऑफ अ स्मॉल रॉक? देखो सबसे पहले आप अनस्ट्रेच लेंथ देखो, सबसे पहले आप मेजर करो अनस्ट्रेच लेंथ, स्टेप्स में मेजर अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नंबर 1। उसके बाद मेजर the length with rock suspended from the spring. Find the extension. Find the extension. एक्सटेंशन ढूंढ लिया आपने। अब आप एक्सटेंशन ढूंढने के बाद क्या करोगे? फाइंड द एक्सटेंशन, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग द टू लेंथ्स, बाय सब्ट्रैक्टिंग टू लेंथ्स। अब क्या करोगे इसके बाद? उसके बाद आप क्या करोगे? आपके पास एक्सटेंशन आ गई, उस एक्सटेंशन पे लोड की वैल्यू आपको कैसे पता लगेगी? अब इस बात को रियलाइज करना है। अब आपने ये इस बात को रियलाइज करना है कि आपके पास अगर ए का ग्राफ हो, टेबल है आपके पास ए का टेबल बना हुआ है, अगर आपके पास ए का ग्राफ होता तो बहुत अच्छा नहीं था? आपके पास ए का ग्राफ बना हुआ होता, इस तरह का, इस तरह का ग्राफ बना हुआ होता, या इस तरह का ग्राफ बना हुआ होता, तो उस ग्राफ के अंदर आपके पास ये वैल्यूज प्लॉट हुई हुई है, इन वैल्यूज को यूज करके आप एक ग्राफ प्लॉट कर लें। अब आप क्या करें कि जो भी आपकी क्या कहते हैं एक्सटेंशन आई, फॉर एग्जांपल यहाँ से उधर से आपने न्यूटन में एक्सटेंशन रॉक का वेट मालूम कर लिया और फिर वेट को W=mg यूज करके उसका मास मालूम, तो हम बताएंगे यूजिंग अबव डेटा, ऊपर वाला डेटा ये हमारे पास ऑलरेडी है, यूजिंग अबव डेटा प्लॉट लोड एक्सटेंशन ग्राफ। मैं एक्सटेंशन का वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं लेंथ का वर्ड नहीं यूज कर रहा, लोड एक्सटेंशन ग्राफ फॉर ए, ठीक है, ए का लोड एक्सटेंशन ग्राफ कर लिया। उसके बाद आप बताओ कि उस ग्राफ से आप रॉक का जो स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन है वहां से रॉक का वेट निकाल सकते हो। फाइंड द रॉक्स वेट, जाहिर सी बात है वो न्यूटन में होगा, फ्रॉम ग्राफ। और उसके बाद आप बताओ W=mg यूज करें to find mass। तो ग्राफ होने से बहुत फायदा हो जाता है अपनी अपनी, ऑल्दो लंबी एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है, बट यू नो आई एज अ स्टूडेंट आल्सो नेवर टुक एनी चांसेस व्हेन, अगर मुझे 2 मार्क का क्वेश्चन नजर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको छोटा आंसर कैसे लिखूं, तो मैं लंबा आंसर ही लिखूंगा। मैं अभी भी ऐसे ही करता हूँ। अगर मुझे पता होता है, देखो मैं आपको ऐसे भी आंसर बताता हूँ जब 4 लाइनें दी हुई होती है और आंसर 1 लाइन का होता है, बट ऐसी भी सिचुएशन होती है वेयर यू शुड नॉट टेक एनी चांसेस। आपने पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब किया शुरू से ए तक, ए से लेकर जी तक, सो यू शुड नॉट हैव एनी कंसर्न कि आपके यहाँ मार्क्स कटेंगे। आपने पूरी बात प्रॉपर लिखी है, ठीक है, तो देयर इज नो वे योर मार्क्स कैन गेट डिडक्टेड। आई डोंट नो मार्किंग स्कीम में क्या लिखा हुआ है, डिडंट चेक इट, बट आप देख सकते हो। खैर, तो ये हो गया, व्हाट एल्स डू वी डू नाउ? मेरे ख्याल से डिफॉर्मेशन के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है।
अच्छा, अब वर्क एनर्जी पावर है, वर्क एनर्जी पावर है, दूसरे पार्ट ऑफ द नोट्स में चले हैं, और फिर थर्मल का सेक्शन है पूरा। आज हमने कितने 3 चैप्टर कवर किए हैं अभी तक। वर्क एनर्जी पावर कर लेते हैं, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितनी हिम्मत हो रही है। कल भी तुम लोगों में से आधे से कम लोग रह गए थे जब मैं 5वें 6ठे चैप्टर में था, अभी भी 12 में से 8 लोग रह गए। तो आई डोंट नो, मैं अपने इस चैप्टर के बाद बस ही करूँगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, उन सबके नाम लिखे मैं आपके सामने। अब देखो यहाँ पे सिर्फ नाम बताए मैं, एंड प्रॉब्ली देयर आर मोर नेम्स, ठीक है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू नीड टू बी अवेयर कि ये कौन सी एनर्जी कहाँ पे रेलेवेंट होती है, राइट, कौन सी एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन होती है, किस सिचुएशन में आप एनर्जी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, टाइप ऑफ एनर्जी को। इनको डिफरेंट स्टोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल्स, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जीज जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है। अब उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। जितनी भी आपकी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका मतलब जो है ना वो बहुत गलत लिखते हैं बच्चे। इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ये मैंने आंसर रिन्यूएबल में बहुत दफा देखा है। दैट्स द रॉन्ग टर्म, यू डोंट यूज इट। आप अगेन एंड अगेन यूज कर लो तो इस बात का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल विंड की एग्जाम्पल लेते हैं, विंड टर्बाइन से एक हवा का पार्टिकल आया और वो टर्बाइन को हिट करके चला गया। अब आप उस पार्टिकल को क्या दोबारा यूज करोगे। पानी आपके डैम से होके गुजर के चला गया, वो उसी पानी को क्या आप दोबारा यूज करोगे, वो पानी तो समंदर में चला गया, पता नहीं कब घूम के वापस आएगा, वाटर साइकिल कंप्लीट होगी। बट यू डू नॉट से इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो यू डोंट से इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। आपने, हाँ फहद, आप वहां से डेटा को निकाल के भी कर सकते हो विदाउट अ डाउट, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। जरूरी नहीं है ग्राफ के बारे में मेंशन करो। अच्छा, तो रिन्यूएबल की जो डेफिनेशन है और नॉन रिन्यूएबल की, प्लीज डेफिनेशन एज इट इज ये वाली लिखो। मतलब इसका एक और आसान लफ्ज है इसमें, इट डज नॉट डिप्लीट। डिप्लीट होने का क्या मतलब होता है, डिप्लीट होने का मतलब होता है कम होना, तो कम नहीं होती, ठीक है। हवा यूज कर लेंगे तो कम नहीं हो जाएगी, सनलाइट यूज कर लेंगे तो कल कम सनलाइट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल की कौन सी एग्जांपल्स हैं, जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, ऑयल और गैस। अच्छा, इनको यूज कैसे करते हैं, हाउ डू यू यूज देम इन अ पावर स्टेशन, कैन यू टेल मी। कोल, ऑयल और गैस को पावर स्टेशन में यूज कैसे करते हैं, नॉन रिन्यूएबल है, हाउ डू वी यूज देम। बर्न करते हैं, बर्न करते हैं। जब बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल को तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो आपने केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। 2 फ्लो चार्ट्स बनाए हुए मैंने साइड बाय साइड, आई होप समझ में आ रहे हैं। तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, फिर वो आप हीट कहाँ, बॉयलर की तरफ डायरेक्ट करते हो, डायरेक्ट बॉयलर में स्टीम बनती है, तो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी में वो थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होगी। स्टीम जाकर टरबाइन को हिट करती है, टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज टरबाइन टर्न होने लग जाते हैं। टरबाइन रोटेट करते हैं, वो एक शाफ्ट के साथ जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं, टरबाइन घूमता है तो जनरेटर भी घूमता है। तो जनरेटर का कॉइल जब रोटेट करता है या जनरेटर में जब मैग्नेट रोटेट करता है तो आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और उसके आगे फिर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर को। किस टाइप का ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन। बिल्कुल, पावर प्लांट के बाद किस टाइप का ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वेरी गुड। फिर और क्यों लगाते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, ये आपने पढ़ा कहाँ पता, ट्रांसफार्मर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और अभी हम पढ़ रहे हैं एनर्जी का चैप्टर। बट सिलेबस के बीच में आपको लिंक्स बनाने आने चाहिए, और ये जो लिंक है ये आपको पास पेपर क्वेश्चन में भी नजर आएगा, बिकॉज बहुत सारे एनर्जी के क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में ये सवाल अक्सर किया हुआ होता है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड। ऑल्टरनेटिंग जनरेटर आपने पूरा पढ़ा हुआ है, बट एनर्जी के चैप्टर में उसका जिक्र है, तो यू शुड बी एबल टू, we should be ready to answer the question about AC generators if even if the question is about energy का chapter generally, ठीक है। so everything is connected। अच्छा, अब बात सारी ये है कि ये तो नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि ये यूज हो गई तो फिर दोबारा नहीं आपको मिलेंगे। अब ये बता दो कि इसको कैसे यूज करते हैं। यूरेनियम भी तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, बिकॉज यूरेनियम भी एक दफा यूज हो जाए तो फिर वो दोबारा आपके पास ऐसे ही नहीं है कि बहुत सारे उसके जखायर हैं। तो यूरेनियम के और भी यूजअप हो जाते हैं, बट इसके साथ क्या करते हैं, इसको भी बर्न करते हैं क्या पावर प्लांट में। क्या करते हैं बताओ ना। फिजन रिएक्शन करवाते हैं, यूरेनियम की रॉड होती है और उसके अंदर एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करवाते हैं, जिससे यूरेनियम अनस्टेबल होकर स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई। अब ये कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसे कहते हैं फिजन न्यूक्लियर रिएक्शन।
जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस किस फॉर्म में होती है? फिजन रिएक्शन से जो आपको एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी तो फिजन के दौरान है, बट रिएक्शन हो गया अब उसके बाद आपको एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? वंस द रिएक्शन इज डन, जैसे जब कोल ऑयल और गैस को बर्न कर रहे हो तो केमिकल एनर्जी को आपने यूज किया, अब इसी तरह आपने यहाँ पे न्यूक्लियर तो मिलेगी आपको हीट की फॉर्म में। गुड, तो इसका मतलब है कि फॉसिल फ्यूल हो या यूरेनियम हो, यहाँ पे अगर शुरू में आप न्यूक्लियर एनर्जी भी लिख दो तो आगे से जो ये वो है सारा आपका द प्रोसेस, द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज द सेम। ठीक है, ओके। तो ये हो गए नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या है जी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड, जियोथर्मल, सोलर। अच्छा, इसमें टर्बाइंस यूज होते हैं, इसकी मजे की बात है टर्बाइंस यूज होती है, बाकी इन तीनों में भी टर्बाइन यूज होते हैं। तो जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक का प्रोसेस लिखा हुआ है, वाटर एंड रेजर्वायर, जीपी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, वही टनल, वही टर्बाइन, वही जनरेटर। ठीक है, टर्बाइन जनरेटर सब में यूज हो रहा है। विंड में डायरेक्टली विंड आके टर्बाइन को हिट करती है, वो मूव करता है, जनरेटर है। और जियोथर्मल में भी एक क्वेश्चन है जियोथर्मल का, जिसमें ग्राउंड के अंदर से स्टीम निकल रही है गरम गरम, उस स्टीम को आप डायरेक्ट टरबाइन की तरफ डायरेक्ट कर देते हो, फिर वो स्टीम जो है उसको आप कूल डाउन करके वापस ग्राउंड में डायरेक्ट कर देते हो, फिर वो ग्राउंड के अंदर जो हीट है उससे वो दोबारा स्टीम बन के बाहर निकल आता है, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म में यूज होता है। सोलर में आपके पास जो पैनल्स होते हैं वो पैनल्स डायरेक्टली रेडिएशन फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, बस खत्म हो गई। ठीक है, तो ये सारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है। इसके अंदर और भी एग्जांपल हैं यार, वो टाइडल भी लिखा हुआ होता है और एक दो और भी होते हैं, बड़ा बायोगैस है, बायोफ्यूल है। बायोगैस बायोफ्यूल ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में तो नहीं यूज होते, लेकिन उनका बन जाता है जनरेटर, लेकिन वो उससे गाड़ियाँ चलती हैं, कुछ मुल्कों में है बायोफ्यूल से वो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, और खाना वाना पकाने में जो है वो यूज हो, वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं। What is principle of conservation of energy? Energy can neither be created nor destroyed. It only converts from one form to another. Work done की क्या definition है? Work done is the product of force and distance, but distance moved in the direction of the force. तो इसका मतलब है कि अगर ये बॉक्स पे तीन फोर्सेस लग रही हैं, एक दो तीन, कौन सी फोर्स वर्क कर रही है प्रॉपर, सबसे ज्यादा वर्क कौन सी फोर्स कर रही है? अगर ये बॉक्स यहाँ से उठ के यहाँ मूव कर रहा है, ये वाली फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस है, ये वाली फोर्स सबसे ज्यादा वर्क कर रही है। ये वाली जो फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स हैं, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, एक और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज ओनली पार्शियली डूइंग द वर्क, द वर्टिकल कंपोनेंट इज नॉट डूइंग एनी वर्क सिंस द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉक्स इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये वाली जो फोर्स है ये कंप्लीटली वर्टिकल है, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं है। तो अगर तीन बंदों में से एक बंदा कहता है कि यार तुम ना यूं फोर्स लगाओ, मैं यूं उठाऊं और मैं यूं उठाता हूं, तो उस बॉक्स को यहां से यहां ले जाने में इस बंदे का कोई वर्क डन जो है वो जीरो है, तो ये बंदा आगे पुश नहीं कर रहा, बंदे का वर्क डन जीरो है। लेकिन हाँ, उठाने में वो थोड़ी सी जान लगा रहा होगा, ये कह सकते हैं कि हाँ वो यहाँ से फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा होगा। जैसे आप घर में एक टेबल को दूसरी जगह उठा के रखते हैं तो आप उठाते भी हैं साथ में उसे, लिफ्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप घसीटोगे तो फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन की वजह से मूव करने में मुश्किल होगी। सो द वर्क इज नॉट डन बाय F3, वर्क इज डन बाय F2 एंड F1, बट मोर वर्क इज डन बाय F1 कंसिडरिंग ये सेम साइज की फोर्सेज है। ओके, आगे चलते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाली बात है कल हमने एक और जगह पे एक्सप्लेन की थी कि इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस मूव्ड देन नो वर्क इज डन बाय द फोर्स। सर्कुलर मोशन में कल हमने ये रीजनिंग दी थी, याद है? अच्छा, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क डन जब भी हो रहा होता है ना, वर्क डन जब हो रहा होता है तो हमेशा एनर्जी ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। सो एनर्जी इज ऑलवेज बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर व्हेनेवर वर्क इज डन, and the amount of work that is done by the force is equal to the amount of energy that is being transformed during that time period. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं एंड देन आई थिंक वी आर गोइंग टू फिनिश। तो ये जो एग्जांपल्स हैं क्या है, एक मिनट रुको, आगे क्या है? तीन एग्जांपल्स के बाद ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी है ना, चलो ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल जरा जल्दी जल्दी देखते हैं। पहली एग्जांपल देखो, वैल्यूज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कैसे यूज करो। एक बॉल है, उसको एट रेस्ट था, ऊपर से रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट, तो बॉल नीचे आके एक स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी, हाइट 8 से ड्रॉप किया था। अब शुरू में बॉल के पास मैक्सिमम जीपी है, काइनेटिक एनर्जी कोई नहीं है। फॉलिंग के दौरान जीपी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बट ये इंपॉर्टेंट बात है कि एट एनी गिवन टाइम द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। अज्यूम ये कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं,
तो एनर्जी किसी और फॉर्म में तो कन्वर्ट ही नहीं हो रही ना, बस जीपीई से केई में ही कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे यहाँ 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 जब जीपीई और केई का सम निकालोगे वो हमेशा सेम आएगा। मतलब इस पॉइंट पे जीपीई कम होगी केई ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे जीपीई ज्यादा होगी केई कम होगी, लेकिन उनका जो सम है टोटल सम मिला के वो एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, राइट। और बॉटम पे पहुंचोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर स्पीड उसकी बॉटम पे v है तो हाफ mv² से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जीपीई को आप 0 कंसिडर कर सकते हो फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट। हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अभी हमने मोमेंटम के क्वेश्चंस के अंदर भी एक इस तरह का सवाल देखा था कि चेंज ऑफ जीपी इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रखते हो, और ये हमने फाइनल स्पीड के साथ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रखी है, क्योंकि इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी थी ही 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा, -0, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस क्वेश्चन में अगर आपको मास ना भी दिया हुआ तब भी सॉल्व हो जाता है, बिकॉज मास कैंसल्स आउट ऑन बोथ साइड्स। एंड इफ लेट्स से आपसे हाइट अननोन है तो आप यहाँ से हाइट निकाल सकते हो, अगर आपको स्पीड पता है। अगर आपको हाइट पता है तो आप स्पीड निकाल सकते हो, राइट। एयर रेजिस्टेंस अगर इग्नोर ना करते आप, अगर आप एयर रेजिस्टेंस इग्नोर ना करते तो ये इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती थी। ये इक्वेशन क्यों नहीं अप्लाई हो सकती थी? इसलिए अप्लाई नहीं हो सकती थी क्योंकि जीपी अब सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रही, बल्कि कुछ ना कुछ वर्क किया जाएगा अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो ऊपर वाली इक्वेशन में फिर एक टर्म ऐड करना पड़ेगा कि भाई देखो जीपी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रही, बल्कि एक और टाइप की एनर्जी में चेंज हो रही है। सो नॉट ऑल जीपीई विल कन्वर्ट टू केई, सम वर्क विल बी डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, जो कि हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अब इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये बहुत की पॉइंट है, बहुत की पॉइंट। सो समटाइम्स व्हेन दे से एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना, और आपको लेट्स सपोज वो हाइट भी बता दें और आपको स्पीड भी पता चल चुकी हो, तो आपसे वो सवाल करते हैं कि भाई ये जो फोर्स की वैल्यू है कि ये आप बता सकते हो एयर रेजिस्टेंस कितना एक्ट कर रहा था हमारे ऑन एवरेज, एयर रेजिस्टेंस बॉल पे कितना एक्ट कर रहा था, या कैन यू फाइंड आउट द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। अगर वो आपसे बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, तो पूरा इस टर्म को बस डब्ल्यू लिख दो। लेकिन वो अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि वो फोर्स की वैल्यू निकालो जो एयर रेजिस्टेंस की है ऑन एवरेज, तो आप यहाँ पे F इंटू एच करके लिख दो, बिकॉज वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, राइट। तो अगर आपको ये टर्म पता है और ये टर्म पता है तो माइनस करके उधर जाके ये निकल सकता है। समझ में आ रही बात? ये बहुत की पॉइंट है कि एयर रेजिस्टेंस के बगैर क्या सिचुएशन है और एयर रेजिस्टेंस के साथ क्या सिचुएशन है, डिफरेंट है। ऑलराइट, हाँ हाँ, एच, ये वाला एच और ये वाला एच सेम है बेटा, ये एच सेम है। गुड, चलो अब एक और एग्जांपल है। मास इज स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप। स्लोप वाले क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन है, या बॉल इज रोलिंग डाउन स्लोप और समथिंग लाइक दैट। अब अगेन फ्रिक्शन को हम अज्यूम कर लेते हैं कि नेग्लिजिबल है, फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस को फिलहाल नेग्लिजिबल अज्यूम कर लिया। ऊपर स्पीड थी 0, जब ये नीचे स्लाइड डाउन हुआ तो नीचे पहुंच के इसकी स्पीड थी v। ये वाला डिस्टेंस है d और ये वाली हाइट है h, ठीक है। अब दोबारा से वही बात है, एनर्जी ट्रांसफर कौन सा हो रहा है? जीपीई काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। और अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल अज्यूम कर देता हूं तो दोबारा से वही इक्वेशन ट्रू है, जीपीई इज इक्वल टू द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट हाइट जो यहाँ पे मैं लूंगा, इधर जो एच डालूंगा, ये मुझे वर्टिकल वाली हाइट डालनी है, ये वाला डी मेरे किसी काम का नहीं है फिलहाल। ओके, तो दोबारा से उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर मुझसे स्पीड मांगी है तो मुझे हाइट पता होनी चाहिए, मुझसे हाइट मांगी तो स्पीड पता होनी चाहिए, मास दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, वुडंट नीड इट टेक्निकली। अब अगर फ्रिक्शन को इग्नोर ना करें तो जीपीई सिर्फ और सिर्फ केई में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि थोड़ा सा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा। तो अब मैंने लिख दिया कि भाई नॉट ऑल जीपीई विल बी ट्रांसफर टू केई, सम वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शन, नहीं अगेंस्ट फ्रिक्शन लिखना चाहिए था, ये मैंने गलत लिख दिया। चलो अभी मैं इसको करेक्ट नहीं कर रहा, बट प्लीज जब जिस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा तो हम कहते हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क डन होगा। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, वर्क विल बी डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यहाँ पे सही लिखा हुआ है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और वो थर्मल एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप कहते हो ना एनर्जी लॉस्ट एज हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, वो एग्जैक्टली ये वाला टर्म है, ठीक है। तो अब ये वही वर्ड इक्वेशन है, जब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस के बजाय मैं फ्रिक्शन का टर्म यूज कर रहा हूँ। और वही अगर आपसे सिर्फ वर्क डन मांगा तो इस पूरे टर्म को बस आप W लिख दो और W निकाल के जूल्स में आंसर दे दो। लेकिन अगर आपसे बोला है कि यार लेट्स सपोज ये वाला डिस्टेंस निकालो, वो आपको बोले कि फ्रिक्शन की कांस्टेंट वैल्यू है 20 न्यूटन, तो आपको F भी पता है, ये पूरा टर्म पता है, ये पूरा टर्म पता है, F की वैल्यू पता है, D निकालना है, ये वाला अननोन डिस्टेंस हो सकता है। अब अगर मैं रियल में बताऊं तो इस टाइप के ज्यादातर क्वेश्चंस ए लेवल में आते हैं, लेकिन देयर इज नो सेइंग कि भाई कम, कभी कभार आपके पेपर में भी आए हुए हैं, बहुत कम कम, लेकिन ये ज्यादातर ये वाली जो इस टाइप के सवाल है वो ए लेवल वाले बच्चे कर रहे होते हैं, उनका इस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें अननोन डिस्टेंस ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन यू शुड हैव द इनफ नॉलेज एज वेल
enough knowledge to solve this as well, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, it's not that difficult, हो जाना चाहिए आराम से, ठीक है। तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे तो आप इस इक्वेशन को डिट्टो अप्लाई करने की कोशिश ना करें। आई नेवर से कि एज इट इज इक्वेशन याद करके जाओ किसी क्वेश्चन के लिए। एनर्जी के क्वेश्चन बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कभी पानी ऊपर से गिर रहा है, कभी जो है वो मोटर जो है वो लिफ्ट को ऊपर उठा रही है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही हैं। सो दीज आर जस्ट सम कॉमन एग्जाम्पल्स, बट एग्जाम के क्वेश्चन में सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। सो नेवर लर्न दीज इक्वेशंस, बट ये जो वर्ड इक्वेशन है वो आपको बनानी आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। अच्छा, एक पावर का कॉन्सेप्ट है बेटा कि पावर जो होती है वो वॉट में मेजर होती है, और पावर जो होती है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है, मतलब या तो वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी ट्रांसफर अपॉन टाइम। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वर्क डन और अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर सेम होता है। तो जूल्स में आपके पास ऊपर वाली क्वांटिटी होती है, नीचे होता है सेकंड में, जूल्स पर सेकंड इज वॉट। और पावर का एक और फॉर्मूला ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये वी और आई क्या है, कौन बता सकता है मुझे? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, या फिर बैटरी का ईएमएफ और बैटरी में से जो करंट पास कर रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला भी अक्सर आपको यूज करना पड़ जाता है। और एनर्जी के क्वेश्चन में अगर वो बोले कि एक मोटर कनेक्ट हुई हुई है और मोटर का वोल्टेज इतना है और करंट इतना है, तो उसकी आप पावर यहाँ से निकाल सकते हो। पावर से एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई? एनर्जी को अगर यहाँ सब्जेक्ट बनाओ तो पावर और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। Just remember that power should be in watts and time should be in seconds, not hours or minutes, ठीक है। ओके, एफिशिएंसी का क्या है? यूजफुल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। बहुत सारे प्रोसेसेस में एनर्जी वेस्ट होती है, जो आउटपुट यूजफुल वाला है वो आपने ऊपर रखना है, और जो टोटल इनपुट एनर्जी मिली है वो नीचे रखनी है। अब अगर आप ऊपर रख रहे हो एनर्जी, तो नीचे भी एनर्जी की वैल्यू आएगी। अगर ऊपर पावर की वैल्यू रख रहे हो तो नीचे भी पावर की वैल्यू आएगी। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वरना डेसिमल में भी आंसर दे सकते हो। इसका एफिशिएंसी का क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 100% हो सकता है, कम से कम 0% हो सकता है। और अगर डेसिमल में आंसर दे रहे हो तो कम से कम आंसर 0 हो सकता है, बड़े से बड़ा आंसर 1 हो सकता है। 1 का मतलब 100% एफिशिएंट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं पास पेपर्स में, कि एक मोटर है और वो किसी लोड को, किसी चीज को लिफ्ट कर रही है, ठीक है। सो मोटर जो है उसको किस फॉर्म में एनर्जी मिल रही है? यहाँ से ये क्या लगा हुआ, ये वायर्स लगी हुई, तो मोटर को किस फॉर्म में एनर्जी मिल रही है? मोटर को जो इनपुट एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो आप जाहिर सी बात है निकाल सकते हो। अब वो कह रहे हैं मोटर की पावर रेटिंग है जी 60 वॉट। मोटर की पावर रेटिंग है 60 वॉट, और जो मास वो लिफ्ट कर रही है वो 3 किलो का मास है, ठीक है। वो बाद में रेलेवेंट आएगी। अब कह रहे हैं जी सिचुएशन ये है कि हाउ फार विल द लोड बी लिफ्टेड इन 30 सेकंड्स। 30 सेकंड में लोड कितना ऊपर जा सकता है? अब ये एनर्जी चेंज का ही सवाल है, देखने में शायद आपको अपेरेंटली ना लग रहा हो, बट राइट, as soon as you look at questions like this, think about energy changes। तो मैंने कहा यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी जीपीई में। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में क्यों चेंज नहीं होगी? एनी आइडिया? लोड मूव भी तो कर रहा है। व्हाई डिड आई नॉट से कि यार जीपीई में भी चेंज हो रही है प्लस काइनेटिक एनर्जी में भी एनर्जी चेंज होगी? व्हाई नॉट? व्हाई डिड आई नॉट से कि काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगी एनर्जी? आगे मैंने नहीं लिखा। नो, एयर रेजिस्टेंस का मेंशन नहीं है तो बस उसको इग्नोर कर दो फिलहाल। बट व्हाट अबाउट द माय क्वेश्चन? सवाल में लिखा हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड पे लिफ्ट हो रहा है। अगर एक चीज कांस्टेंट स्पीड पे लिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी में कोई, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। काइनेटिक एनर्जी जो थी वही है बस बराबर। शुरू में हल्की सी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी एज इट स्टार्ट्स टू मूव, बट इफ द लोड इज देन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, then it's not gaining any kinetic energy nor it is losing any kinetic energy, it's just constant। so यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए लिख दिया पावर इनटू टाइम। अब देखो, अगर मुझे इसका वोल्टेज और करंट दिया हुआ होता तो पहले वी और आई को मल्टीप्लाई करके पावर निकालता, लेकिन पावर जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा 60 इंटू 30 सेकेंड, सो आई विल गेट द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, ठीक है। और ये है जीपीई। जीपीई में जो चेंज आ रहा है वो एमजीएच से आता है। एमजीएच में मैंने हाइट जो है वो अननोन रखी थी 60 मीटर आगे। अब यहाँ पे एक अजम्पशन है, इस सवाल को सॉल्व करते हुए एक बहुत बड़ी अजम्पशन है कि 0% ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड, ऑल 100% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू जीपीई। कुछ भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, जबकि आपको पता है कि मोटर के अपने अंदर इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर मोटर की अपनी फ्रिक्शन की वजह से कितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। इवन जो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो वायर के रेजिस्टेंस की वजह से हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होती है। यहाँ पे पुली पे फ्रिक्शन होती है, ठीक है, लोड ऊपर मूव कर रहा है, लोड एयर रेजिस्टेंस एनकाउंटर कर सकता है। देयर इज लॉट्स ऑफ वेज एनर्जी कैन बी वेस्टेड, बट हमने अज्यूम ये किया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो जीपीई में कन्वर्ट हो रही है।
practically the height gained by the mass in 30 seconds will be less. Why is that the case? वही बात, energy lost due to friction, energy lost as heat, blah blah blah. The actual height gained is 40 meters. तो असल में कह रहे हैं कि अच्छा आपने निकाली थी 60 meters, लेकिन एक्चुअल हाइट उससे कम होगी। पहले तो आपसे रीजन पूछ लिया, फिर आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल हाइट असल में 40 मीटर्स की गेन हुई है। तो मोटर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आप। ओके, नाउ इनपुट एनर्जी जो मिल रही थी वो इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाज द इनपुट। इसकी जो जीपीई में गेन आ रहा है वो है आउटपुट, वो है यूजफुल आउटपुट। तो यूजफुल आउटपुट में 40 मीटर की हाइट पे 3 केजी की मास ने कितना गेन किया, ये मेरा यूजफुल आउटपुट हो जाएगा। ये मैंने एमजीएच से निकाल दिया। तो एक्चुअल में उसने 1200 जूल्स की एनर्जी गेन की है जीपीई की फॉर्म में। जो इनपुट है वो इलेक्ट्रिकल पावर है, वो वही 60 into 30 से निकाला 1800 जूल्स आ रहा है। ये है मेरा आउटपुट, यूजफुल आउटपुट। इसके अलावा और क्या आउटपुट होगा? एक और आउटपुट होगा हीट की फॉर्म में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, जो कि अब जाहिर सी बात है इसके अलावा होगा। इनपुट जो है, जो टोटल इनपुट इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में मिल रहा था वो है 1800। सो जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली वेस्टेड आउटपुट है। अब यूजफुल आउटपुट 1200, टोटल इनपुट 1800 मल्टीप्लाई बाय 100, एफिशिएंसी आ रही है 67%। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पे बस करते हैं। इसके मैंने एग्जांपल्स इसलिए करवा दिए कि चलो पास पेपर्स जो हैं वो आप देख लोगे। पास पेपर के क्वेश्चंस मैंने कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे। देयर इज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन डू। एनर्जी के तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिखे थे। बट इफ़ यू लुक एट द पास्ट पेपर्स थ्रू आउट द लास्ट 20 ईयर्स, एनर्जी का क्वेश्चन कभी भी स्किप नहीं होता। इट्स एन ईजी चैप्टर बट अ बिग चैप्टर, सो देयर इज ऑलवेज क्वेश्चंस अबाउट एनर्जी। सो एक मेजर चैप्टर का, जैसे लाइट एक मेजर चैप्टर है ना, तो यार मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ यार, अभी थोड़ी देर में कर देता हूँ। मुझे याद करवा देना प्लीज़, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पे याद करा दे, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें चेंज हैं। देयर इज डेफिनेटली क्वेश्चंस दैट यू शुड नॉट डू नाउ, बिकॉज जैसे कि उसमें मैंने कट लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ जैसे ये वाला पूरा चैप्टर है थर्मोमीटर्स वाला, ये रिमूव हो गया। थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें लेटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के क्वेश्चन हैं। अब वो कैलकुलेशंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसमें वो आएंगी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बनाया था, तो वो आपको स्पेसिफिकली बीच में से ढूंढ के स्किप करने पड़ेंगे वाले पार्ट्स। इसके अलावा काइनेटिक मॉडल तो बहुत ही आसान चैप्टर है, सॉलिड लिक्विड्स गैसेस वाला। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी का, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन वाला है। तो अगर आज दोबारा टाइम मिला तो ये कर लेंगे, वरना इंशाल्लाह हम जो है वो कल की क्लास में यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे आगे, और वेव्स को साथ मिला लेंगे, देख लेंगे। कुछ टारगेट तो ज़्यादा ही बनाते हैं, लेकिन जितना कवर हो जाता है चलो खैर है। ठीक है, बाकी यू हैव द वीडियोज एंड एवरीथिंग, सो कीप रिवाइजिंग, और कोई मसला हो तो पूछ लो, ठीक है, व्हाट्सएप पे। चलो जी, थैंक यू, हाफिज़।